खुदावंद यसुम से की कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट कुलसूम इमानुएल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविज़न। आज हम प्रोग्राम आपकी सेहत में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम आपको लेकर आए हैं जिना हॉस्पिटल में और यहाँ पर बहुत ही बड़ा सेमिनार होने जा रहा है जिसमें कैंसर के बारे में बात की जाएगी। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि कैंसर एक बहुत मूज़ी बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, मगर अगर इसका इलाज अच्छे तरीके से किया जाए और इसकी तशख़ीस बर वक्त की जाए तो हम बहुत सारी जानों को इस मूज़ी मर्ज़ के हाथों शिकार होने से बचा सकते हैं। कैंसर बहुत तरह का होता है और कैंसर के होने की बहुत सारी अलामात हो सकती हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे और आप जानेंगे कि कैंसर किन किन चीज़ों से हो सकता है, कैंसर की कितनी अक़साम है और मुख्तलिफ़ माहिरीन आपको उनके जो मुमकिना बचाव की तदाबीर हैं वो भी बताएंगे। सो हम आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे, आइए देखते हैं प्रोग्राम आपकी सेहत। ये जो हमारे डॉक्टर गुलाम हैदर साहब को कि वो वेलकम स्पीच अपनी करें। मैं तमाम यहाँ पे जो तशरीफ़ लाए हैं हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए सबको शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको वेलकम करता हूँ। ख़ास तौर पे जो स्टेज पे तशरीफ़ फरमाएँ जयपाल साहब का और डॉक्टर साइमा का, जिन्होंने एक हफ्ते से ज़्यादा मेहनत की है इस काम के लिए, इस प्रोग्राम को मुमकिन बनाने के लिए। इसके साथ साथ जो हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसमें बहुत सारे कंपनीज ने भी हमें सपोर्ट किया है, और जो ऑडिटोरियम के जो मुंतज़मीन हैं अली नवाज़, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे बहुत मोहसिन हादिल अजीज़ प्रोफेसर अहमद उस्मान साहब ने टाइम निकाला और डॉक्टर तहसीन खुर्शीद ने भी टाइम निकाला, इनका भी बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे जो स्टेज पे तशरीफ़ फरमा जितने भी डॉक्टर प्रोफेसर हलीमा यास्मीन, डॉक्टर अब्दुल रज़ाक और डॉक्टर आयशा AMCs हैं, डॉक्टर फातिमा टोमोस है, और इसके अलावा जितने भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके शिरकत के बगैर ये प्रोग्राम कामयाब नहीं हो सकता था। आपने रौनक बख्शा इस प्रोग्राम को। तो इस प्रोग्राम के मौके पर हमने अहद करना है कि जो कैंसर के अवेयरनेस के लिए हमने अपना अपना अलग रोल अदा करना है। ख़ास तौर पे जो हमारे मुल्क में इस पार्ट में, जो पाकिस्तान के इस साइड में जो मुंह का कैंसर इतना ज़्यादा कॉमन है, जो को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिनसे हम लोगों को बचा सकते हैं, इसके लिए हमने अपना रोल अदा करना है। और ये जो इसके काज़िज़ हैं, जिसमें गुटखा पान छला, इनसे लोगों को रोकने के लिए कोशिश करना है, हुकूमत तक अपनी आवाज़ पहुंचाना है, इसके ऊपर कुछ कंट्रोल हो जाए। और उसके बाद जब होता है तो कोशिश करना है कि लोग अल्टरनेटिव थेरेपी पे ना जाएं, हकीम और दम दुरूद वालों के पास ना जाएं, टाइम पे हमारे पास आएँ। इस चीज़ के लिए हमने अपनी जगह कोशिश करना है। आप सबकी शिरकत का बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे डॉक्टर गुलाम हैदर साहब, जिन्होंने वेलकम स्पीच की।
आज जो पूरी दुनिया में 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट होता है, ये 4 तारीख को आखिर क्यों मनाया जाता है? ये पूरी दुनिया में पहली दफ़ा 2000 में एक इंटरनेशनल कैंसर कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में, वो 4 फरवरी को हुई थी। तो उसके बाद हर साल 4 फरवरी को ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और 10 मिलियन लोग हैं जो हर साल कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है, और 40% वो लोग हैं जिनको हम बचा सकते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में प्रिवेंशन पे काम नहीं है, इसलिए सिर्फ हम कैंसर में नहीं लेकिन बहुत सारी बीमारियों में आगे जा रहे हैं। डायबिटीज़ में नंबर 3 हो गए हैं हम लोग पूरी वर्ल्ड में। 33 मिलियन लोग हैं पाकिस्तान में जो डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक्स पता नहीं कितने हैं। तो ये जो आज का सेशन है, ये इसमें रोल प्ले कर सकता है कि हम प्रिवेंशन पे जो नॉलेज आज आपको मिलेगी, आप अपनी फैमिली को, आप अपने दोस्तों को, आप अपनी सोसाइटी में पेश कर सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन एक मिसाल दूंगा कि इसका रोल कितना बहुत बड़ा है प्रिवेंशन का। मैं जब LRBT में डॉक्टर था, एज काम करता था कोरंगी में, तो हम वहाँ मरीज आने से पहले सेशन करते थे प्रिवेंशन पे, उनको लेक्चर देता था मैं खुद, मतलब एक हॉस्पिटल का वो प्रोजेक्ट था। तो ये प्रोजेक्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी किए जाते हैं। वोमेन को क्यों नहीं ब्रेस्ट कैंसर पे सेशन दिया जाता, जो पेशेंट आती हैं, क्योंकि 1 in 9 ब्रेस्ट कैंसर में पाकिस्तान में रिस्क है, इनको बचाया जा सकता है। उनको जो फिजिकल एग्जामिनेशन का तरीका कौन सिखाएगा? जब सेशन होगा तो वो सीखेंगे, जो मरीज के साथ अटेंडेंट आते हैं। तो हम इस पे बहुत सारे काम कर सकते हैं। हम जो ये सेशन कर रहे हैं, ये सिर्फ स्टिमुलेशन के लिए होता है, मैनेजमेंट के लिए भी होता है। जो HOD होते हैं पूरे पाकिस्तान में, अदीब रिजवी एक नहीं, अदीब रिजवी 50 बनने चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े सब रोल। तो मैं सबसे पहले आज सवाल करूंगा, क्योंकि कैंसर के हवाले से हमारा सेशन है, कि जो हम हमारे सबसे सीनियर हैं डॉक्टर अहमद उस्मान साहब। सर, आप ऑडियंस को ये तो बताएंगे कि कैंसर एक तो क्या है और दूसरे उसके रीजंस क्या हैं? हाँ जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जयपाल। कैंसर के बारे में तो खैर अब यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग बैठे हैं वो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों या नर्सेज हों या पैरामेडिकल स्टाफ हो। तो कैंसर के बारे में कुछ ना कुछ तो सभी जानते हैं, और आम पब्लिक भी किसी हद तक जानती है। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि कैंसर क्या है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको सही तरीके से डील नहीं किया गया, और एक मिथ बन गया कि कैंसर अनट्रीटेबल है। तो पहली बात तो यह है कि कैंसर ट्रीटेबल डिजीज है अगर प्रॉपर टाइम पे डायग्नोज हो जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए। तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है जिसका, जो कि कैंसर जिसको हम कहते हैं, ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। हमारी बॉडी में टूट फूट का अमल सारी ज़िंदगी चलता रहता है। पुराने सेल मरते हैं, नए सेल आते हैं, लेकिन वो एक पैटर्न में आते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारी एक उंगली बढ़ना शुरू हो जाए और 2 फुट की हो जाए। अल्लाह मियाँ ने जो एक सिमेट्री रखी है, उसी कोड के अंडर हमारी पूरी ग्रोथ, पूरी ज़िंदगी गुजरती है। जब इसमें से कुछ पार्ट में या कुछ सेल्स में चेंजेस आती हैं और वो उनके ऊपर वो जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और आउट ग्रो कर जाते हैं नॉर्मल दूसरी टिश्यूज़ के मुकाबले में। और फिर दूसरी जो ख़राबी वाली बात है कि यही चीज़ फैल के जिस्म के दूसरे हिस्सों में जाती है, जिसको हम कहते हैं ये मैलिग्नेंट ग्रोथ हो गई। तो ये तो एक मुख्तसर सी चीज़ है जो तारफ़ समझे कैंसर का। बाकी जो मेन आपने बात की वो है प्रिवेंशन के ऊपर मेनली हमें फोकस करना है। तो अब आप आगे डिस्कशन को बढ़ाएं तो फिर हम इसकी तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर साइमा ज़हूर है। आई एम अ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर।
एक बात मैं बिल्कुल ऐड करना चाहूँगी, पहले तो हम ये सेलिब्रेट या ये दिन को क्यों मना रहे हैं, ऑफ कोर्स आप सबको पता है, हमें एजुकेट करना है लोगों को, हमें अवेयरनेस देनी है लोगों को कैंसर के हवाले से, अर्ली प्रिवेंशन के हवाले से, अर्ली डायग्नोसिस के हवाले से, अर्ली ट्रीटमेंट के हवाले से, ताकि जो एक मकसद है इस कैंसर डे का, जो ऑब्जेक्टिव है दैट वी नीड टू डिक्रीज द मोर्टेलिटी रेट, यानी शरह अमवात को कम करना है और क्योर रेट को बढ़ाना है, कोशिश करना है कि हम पाकिस्तान को कैंसर सर्वाइवल जोन में लेकर आए इंशाल्लाह। तो यही हमारा एम है आज का, और हमें एक हमारी थीम भी है लेट्स फाइट अगेंस्ट कैंसर। तो हमें सिर्फ कैंसर के खिलाफ नहीं फाइट करना, हमें फाइट करना है उन सोशल टैबूज़ के खिलाफ, हमें फाइट करना है हमारे मिथ्स के खिलाफ, हमें फाइट करना है अपने डिसबिलीव्स के खिलाफ, हमें फाइट करना है जो हम पे प्रेशर्स आते हैं, जो एक शर्म हया आती है उसके खिलाफ भी हमें लड़ना है, और सबसे ज़्यादा हमें लड़ना है उस डर और खौफ के खिलाफ। क्योंकि मुझसे सब एग्री करेंगे, हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो इलाज बहुत लेट स्टेज में डायग्नोज होते हैं, बहुत देर से आते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये सारी चीज़ें हैं, जिसमें डर भी है, जिसमें सोशल टैबू भी है, जिसमें झिझक भी है, जिसमें ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स भी हैं। हम कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और उस डर और उस खौफ की वजह से हम अपना इलाज नहीं कराते, इवन हम डायग्नोसिस या स्क्रीनिंग की तरफ नहीं जाते, सिर्फ इस वजह से कि कहीं खुदा ना खास्ता कैंसर ना निकल आए। तो ये एक बहुत बड़ा खौफ है, हमें लड़ना है उस खौफ के खिलाफ। हेड एंड नेक कैंसर के हवाले से जो बात की थी अभी डॉक्टर जयपाल ने, बहुत कॉमन है। हम ओवरऑल अगर हम वेस्ट और ईस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इस वक्त ईस्टर्न वर्ल्ड में हमें हेड एंड नेक कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन मिल रहा है। हम पाकिस्तान की बात करें तो बाकी प्रोविंसेस के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा हेड एंड नेक कैंसर, ओरल कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर में बहुत सारे कैंसर्स आते हैं, हमारे मुंह के जितने भी कैंसर या गर्दन में हमारे नाक जो उसके वो हैं ऑर्गन्स, उसमें जो कैंसर्स होते हैं वो हेड एंड नेक कैंसर्स होते हैं। तो वो जो कैंसर्स हैं सारे, उनकी शरह पाकिस्तान में बाकी प्रोविंसेस के मुकाबले में सबसे ज़्यादा सिंध और कराची में पाई जाती है, जो कि हम सब के लिए एक फिक्रा लम्हा है और हम सब के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसी हवाले से मैं डॉक्टर रज़ाक डोगर का पहले तो शुक्रगुजार हूँ, आप आए सर। और सवाल मेरा ये है कि सबसे ज़्यादा कॉमन हेड एंड नेक कैंसर आपको कौन से रिपोर्ट होते हैं और उसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांग्रेचुलेट टू सर और आपके डिपार्टमेंट को जिन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम। अब जैसा आपका क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा कॉमन हेड एंड नेक कैंसर क्यों हो गए। हेड एंड नेक कैंसर जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे या पीजीशिप में थे पढ़ते, तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन जो ट्यूमर होते थे बॉडी के, वो ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होते थे, उसके अलावा लंग्स कैंसर होते थे। हेड एंड नेक नंबर 3 पे था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, जैसे चीज़ें बढ़ती गई, और हमारे माशरे में स्पेशली ख़ास तौर पे ये जो पान, छालिया, गुटखा, नस्वार, स्मोकिंग, जिसको हम टोबैकोलेस चीज़ें कहते हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। अब हाल ही में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि जो तो ब्रेस्ट कैंसर है वो नंबर 2 पे आ गया है, और जो लंग कैंसर वो नंबर 3 पे चला गया। हेड एंड नेक हमारा भी, हेड एंड नेक के अंदर सिर्फ हमारा CH नहीं है, उसके अंदर टंग भी आती है, लिप भी आते हैं, फ्लोर ऑफ द माउथ भी आता है, ओरोफेरेंक्स भी आता है, हाइपोफेरेंक्स भी आते हैं, और नेक भी आती है। इसकी वजह तो हम लोग सब जानते हैं कि जो हमारे इस माशरे में बदकिस्मती से जो पान छालिया का जो मिस यूज़ है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम उसको आम चीज़ समझते हैं। तो हमें तो इसको बहुत थोरोली सोचना पड़ेगा कि ये क्यों हो गया, बढ़ क्यों गया है, और इसके मल्टीपल फैक्टर हैं जिनके लिए हमें एड्रेस करना पड़ेगा, और इसके लिए हम सबको यहाँ एज ए सोसाइटी हमको इस पर काम करना पड़ेगा, ताकि हम लोग इसको इस जो इतनी बड़ी ये बीमारी है कि हम सोच नहीं सक रहे हैं। आप हमारी OPD में आते हैं, सर के पास केसेस आते हैं, हेड एंड नेक वाकई ये इस वक्त कराची में और पाकिस्तान में नंबर 1 पे है। अच्छा, मेरा आपने अभी कहा कि छालिया के हवाले से, अच्छा हमारे बहुत सारी हमारी बच्चियां बैठी हैं, हमारी जो सारी जो यहाँ पर ऑडियंस है उसमें ज़्यादातर उसकी वजह से एक ही सवाल ये करना है कि क्या आपने छालिया का जिक्र किया। हमारी ऑडियंस मोस्टली जो मेरे पास भी लोग आते हैं वो कहते हैं कि नहीं, छालिया में गुटखा या तंबाकू तो नहीं है, तो वो हार्मफुल नहीं है। तो ये क्या सही है कि आपके पास ऐसे केसेस आते हैं जो छालिया की वजह से भी होते हैं? क्योंकि हमारी, मैंने कहा अभी
सारी यंग जनरेशन यहाँ अवेलेबल है और ज़्यादातर सौंफ और छालिया की बहुत शौकीन होती हैं? नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ आप ये ना समझे कि छालिया मीठी होती है, फीकी होती है, वो कैंसर नहीं करवाती या पान करवाते हैं या जिधर ये परसिस्टेंट जो इरिटेशंस होती है हमारे मिकोजा के अंदर, चीक के मिकोजा के अंदर जो लाइनिंग होती है उसके अंदर जैसे इरिटेशन की वजह से क्या होता है वो मिकोजा जो वो डैमेज होता है, उसके बाद जो फाइबर टिश्यू होते हैं उसके ऊपर जाके एक्ट करते हैं और उसके बाद वहाँ की फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है। जैसे ये फाइब्रोसिस बढ़ती जाती है विद द टाइम, क्योंकि ये चीज़ें छालियाँ वो हम तो डेली यूज़ कर रहे होते हैं और पता नहीं मल्टीपल टाइम तो यूज़ कर रहे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि छालिया से नहीं होता। और तो बाद लोगों बोलते हैं आप छालिया खाते हैं, वो बोले नहीं मैं मीठी छालिया खाता हूँ, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। तो परसिस्टेंट जो इरिटेशन होती है, कॉन्टैक्ट ऑफ इरिटेशन होती है, इसकी वजह से भी सीए बढ़ रहा है। और आप इसको बिल्कुल आप ये ना सोचें कि छालिया की वजह से नहीं होती, पान की वजह से नहीं है। अब तो बहुत सारे नाम आ गए हैं, तो मावा होता है, गुटखा होता है, बहुत सारी चीज़ें आ गई जो कि हम वो यूज़ कर रहे होते हैं और उसकी वजह से चांसेस जो ये बढ़ रहे हैं इसमें। इसी से रिलेटेड एक सवाल और है, अब आजकल बहुत फैशन में है वेप, ई सिगरेट, शीशा बहुत कॉमनली मिल रहा है बाज़ारों में, बड़े बड़े अच्छे डिज़ाइनर शॉप्स बन गए हैं, रेस्टोरेंट्स में, कैफ़ेज़ में, और इसके लिए मशहूर ये किया गया है कि इससे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, ये कार्सिनोजेनिक नहीं है, बहुत सेफ़ है। मुझे थोड़ा सा इस हवाले से बताएं, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन हम इन चीज़ों पे भी बहुत चली गई है, वेप, सिगरेट्स पे और शीशा पे, जो अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है हमारे मुल्क में। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है जो कि स्टडी हुई थी पाकिस्तान के अंदर भी हुई थी और इंडिया और बाकी, उसके अंदर ये क्या जो साउथ ईस्ट एशिया के जो लोग हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ताइवान, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पाया गया है कि वो ये चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, हम इसलिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई खाना खाया तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर मुंह में हम छालियाँ रख लेते हैं तो उसमें स्मेल अच्छी आती है, रिफ्रेशन होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम इससे बेहतर हो जाता है पान की वजह से, या तो लोग इसको थोड़ा सा प्राउडली फील कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी चीज़ें हो रही हैं। अब ये चीज़ें आप बता रही हैं, शीशा है, स्मोक है, और ये चीज़ें ये भी कोई मतलब हार्मफुल है, कौन कहता कि नहीं है हार्मफुल। लेकिन बस आपको पता है हमारे माशरे के अंदर चीज़ें बेचने के लिए बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, बहुत सारी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, और लोग क्योंकि इसके एडिक्ट होते हैं तो वो एक चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़ की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करते नहीं, मैंने ये चीज़ यूज़ की थी, इसका ज़्यादा वो हार्मफुल कंडीशन नहीं है तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कार्सिनोजेन होती हैं, इसे अवॉइड करना चाहिए। और इसके लिए एक बहुत हाई लेवल पे, नीचे लेवल से लेके ऊपर लेवल तक हमें सबको मेहनत करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रज़ाक। मैं वेलकम करना चाहूँगी प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद साहब को। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और बिल्कुल हम आपके कमेंट्स भी इस हवाले से लेंगे, वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे के हवाले से। हम आगे चलते हैं, गायनेकोलॉजिकल ट्यूमर्स के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं गायनेकोलॉजिकल ट्यूमर्स की भी जो शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मेरा सवाल डॉक्टर हलीमा से ये है, पहले तो थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ आई और हमें टाइम दिया इस सेशन के लिए। पहला सवाल यही है मेरा, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर और इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? Thank you very much. I'm really grateful and I'm honored to share the stage with Professor Ahmed Usman, Dr. Haider, Dr. Razak, Dr. Ghanshyam, Dr. Nayyar from ESA Lab. Thank you very much to the organizers. Thank you very much to the audience. This topic and the World Oncology Day, इसको मैं ये कहना चाहूँगी कि इस साल की जो थीम है, सैमा ये तुम्हारे सवाल से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि इस साल का जो थीम है वो है क्लोजिंग द केयर गैप। जो भी गरीब और जाहिल नेशंस हैं जिसमें हम शामिल हैं, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़, वहाँ पर हर किस्म के कैंसर की शरह ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाई इनकम कंट्रीज़। उसके बाद फिर अर्बन और नॉन अर्बन एरियाज़, चाहे वो पेरी अर्बन है चाहे रूरल है, उसका फ़र्क बहुत ज़्यादा है। बिकॉज वहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग की सहूलियात ना मौजूद होने की वजह से जब लोग हम तक पहुँचते हैं तो एडवांस डिजीज़ हो चुकी होती है, जिसकी ट्रीटमेंट ना सिर्फ महंगी, मुश्किल, तकलीफदेह होती है, बल्कि बहुत ज़्यादा कामयाब हम नहीं हो सकते। मैं राइट फ्रॉम माई वेरी अर्ली डेज ऑफ ट्रेनिंग मैं ऐसे लोगों के साथ ट्रेन हुई जिन्होंने गायनी कैंसर्स और फिस्टुला सर्जरीज हमारे डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा हुई, राइट फ्रॉम द डेज ऑफ प्रोफेसर महमूदा सईद, और उसके बाद डॉक्टर खुर्शीद, डॉक्टर सादका और डॉक्टर शीरी भुट्टा। बहुत ज़्यादा मैंने
अपनी ट्रेनिंग में भी और अब जब मैं खुद प्रोफेसर बन गई तो मैंने ना सिर्फ कैंसर्स देखे, ट्रीट किए, लेकिन तमाम वो ख़वातीन जो जल्दी आ जाती हैं उनका ट्रीटमेंट माशाल्लाह बेहतर हो जाता है। वो पूरे ज़ील के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारती हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। जो बहुत ज़्यादा कॉमन कैंसर साइमा आपके सवाल की तरफ ख़वातीन में, वो ब्रेस्ट का है, जिसमें हमारे जनरल सर्जरी के दोस्त डॉक्टर घनश्याम बात करेंगे। मैं जिस कैंसर की बात आप लोगों से कर रही हूँ उसका नाम है कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। ये एक वो वाहिद कैंसर है गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स में से जो प्रिवेंटेबल है, जिसकी प्राइमरी प्रिवेंशन हो सकती है। ये होगा ही नहीं औरत को, किस चीज़ से? सिर्फ वैक्सीनेशन से। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान खातून से मर्द को और मर्द से खातून को लग सकता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन मौजूद है, बिल्कुल हेपेटाइटिस की तरह। 016 3 डोजेज लगनी होती हैं। इतनी मुश्किलों से GSK को लिख के मैंने डॉक्टर जुमा के वक़्त में जहाँ जहाँ सर मुझे लेके गए, कोई EPI का ऑफिस था, हम कहाँ गए, खैर ये वैक्सीनेशन अवेलेबल हो गई पाकिस्तान में। वी ट्राइड, मैंने अपने हाउस ऑफिसर और हर PG पे शर्त लगा दी कि मेरी तरफ से बेशक आप पैसे लें, अगर आपको तनख्वाह नहीं है, लेकिन आप ये वैक्सीनेशन लगवा लें। लेकिन हुआ ये कि हम उसकी मैस अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर सके, डिस्पाइट अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच मी एंड डॉक्टर शीरी डिड इन दिस वेरी हॉल। हम उसकी मैस अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर सके। GSK के वो वैक्सीनेशन यहाँ ज़ाया हो गए। अब हम दुबई से भी मंगवाते हैं तो हमें नहीं मिलते। वैक्सीनेशन इज़ अवेलेबल इन द वर्ल्ड बट नॉट इन पाकिस्तान। इसके लिए अब हम दोबारा जपाइको के साथ मिलकर काम कर रहे हैं SOGP के प्लेटफॉर्म से कि ये वैक्सीनेशन कम से कम अवेलेबल हो, लेकिन कम से कम हम सब अवेयर हो जाएं ताकि जब ये आ जाए, लोगों ने तो लड़कों को लगाना शुरू कर दिया डेवलप्ड वर्ल्ड ने, 12 साल की उम्र में, लड़कियां तो छोड़ के, लड़कियां तो उनकी सब वैक्सीनेट हो चुकी हैं। अब हमारे यहाँ अभी तक हम एडल्ट लड़कियां, वो ख़वातीन ख़ास तौर पे जिनका सेक्सुअल डेब्यू अभी नहीं हुआ, जिन बच्चियों की शादी नहीं हुई, हम बच्चियों को ये बताते हैं कहाँ से जोड़ा बुक करना है, कहाँ से ब्यूटी पार्लर बुक करना है। हम उन बच्चियों को ये नहीं बताते कि आपने अपना ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीनेशन भी लगा लेना है। उससे आप एक कैंसर से बच सकती हैं जो आप प्राइम ईयर में होंगी। 35 से 55 साल एक औरत की ज़िंदगी के कौन से साल होते हैं जब वो घर में सेटल हो चुकी होती है, उसके बच्चे स्कूल या कॉलेज जा रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, वो अपने ऑफिस में भी एक जगह अटेन कर लेती है, और उस वक्त ये बीमारी सबसे ज़्यादा होती है। 35 to 55 ईयर्स, चाहे वो नर्स है, चाहे वो घर की माँ है, चाहे सास है, उस वक्त वो ज़िंदगी के कितने प्यारे टाइम पे होती है। उसने अपने बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को एंजॉय करना होता है जब ये बीमारी उन्हें होती है। तो अगर हम इसको प्रिवेंट कर दें तो कितना अच्छा हो। ये तो थी प्राइमरी प्रिवेंशन। फिर गॉड फॉरबिड अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो ही गया तो उसको 10 साल लगते हैं सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया से कैंसर में तब्दील होने में। उस 10 साल में अगर वो औरत स्क्रीन हो जाए बाय पैप्स टेस्ट, बाय विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड और बाय लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, ये 3 स्क्रीनिंग मेथड्स हैं। जो आपके पास है वो आप कर लें। जैसे हम सरकारी इदारा है, हम पैप्स में अगर सबका नहीं कर सकते, सिर्फ विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड ले लें। नर्सेज अगर कहीं क्लिनिक करती हैं गायनी का, कोई डॉक्टर्स हैं जो GP क्लिनिक करते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। पैप टेस्ट में आपको पैथोलॉजिस्ट चाहिए, आप विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड कर लें। उसकी पूरी वर्कशॉप है, उसके पूरे लेक्चर्स हैं, आप जब आए हम आपको करवा देंगे। सिर्फ आपने बच्चेदानी के मुंह पे परस्पेकुलम करके सिरका लगाना है। 3% एसिटिक एसिड क्या है? होम विनेगर। वो लगा लें। जो एसिटोवाइट एरिया है जहाँ पे प्रोटीन होगी वो सफ़ेद नजर आएगा अंडे की तरह, वहाँ से आप बायोप्सी ले लें। या आप अगर वो वाइट एरिया नजर आ रहा है, आप बायोप्सी भी ना लें, आप उसको रेफर कर दें ताकि उसकी वक्त पे बायोप्सी हो जाए। ये थी सेकेंडरी प्रिवेंशन। फिर आ जाती है टर्शरी प्रिवेंशन, जो है सर्जरी। उसमें लोग, हर सर्जन ये सर्जरी नहीं कर सकता। वो ऊपर से यूट्रस काट के हमें सर्विक्स आदि लटकी हुई आ जाती है शहर से। अब उस सर्विक्स को निकालना इतना मुश्किल होता है, उसमें यूरेटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ना उस पर रेडिएशन लग सकती है, बिकॉज जो आपका यूट्रस का फंडस है वहीं तो हमने टेंडम डालना है। मैं और डॉक्टर आयशा, मेरी फ्रेंड जो एटॉमिक एनर्जी की है, कितने सालों से हम इन यूट्राई के साथ खेल रहे हैं। हम उसमें वो टेंडम इंसर्ट करने में परेशान हो जाते हैं। फिर साइटोटेक की गोलियां, ये मुझे OT से बुलाती हैं, कभी मैं इनके पास, कभी ये मेरे पास। हम इन खवातीन को फिर वो इंसर्ट करना भी रेडियो मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ हर सर्जन ये सर्जरी ना करे। अगर डिटेक्ट हो गया है तो आप सेंटर पे रेफर करें। जिन्ना अस्पताल सालों से ये ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मेरी पूरी फैकल्टी ट्रेन हो चुकी है। गायनी ऑन्कोलॉजी, जिसको जहाँ भी कैंसर का पेशेंट मिले वो अफोर्ड नहीं कर सकता, आप जिन्ना अस्पताल भेज दें। इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कि एटॉमिक एनर्जी, हमारा ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट
और गायनी डिपार्टमेंट मिलकर उस पर काम कर सके। फिर है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मैं बोल सकती हूँ और अच्छा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस खवातीन के लिए हमने टेल्कम पाउडर्स, इंटीमेट एरिया वॉशेस, इसको इतना ज़्यादा फैशनेबल बना लिया है। सिंपल प्लेन वाटर से खवातीन खुद को धोएं, ज़्यादा डायबिटीज़ ना होने दें, वज़न को ना बढ़ने दें। वज़न का बढ़ना बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। कैंसर की बीमारी भी ज़्यादा जो मोटे लोग हैं उनमें ज़्यादा कॉमन हो जाती है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के जो कैंसर्स हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर की ओबेसिटी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, बिकॉज एक्सेसिव ईस्ट्रोजेंस प्रोड्यूस होते रहते हैं पोस्ट मेनोपॉज में भी, और उन ख़वातीन को एंडोमेट्रियल कैंसर आम ख़वातीन से ज़्यादा होता है। तो अगर वज़न को कंट्रोल करें, ख़वातीन भी गुटखा, पान, सुपारी, तंबाकू, हुक्के गाँव में पिए जाते हैं, उस सब से परहेज़ करें तो इंशाल्लाह ये कैंसर से हम बच सकते हैं। बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर देखिए जेनेटिक है, उसकी आप जीन्स नहीं बदल सकते औरत की। लेकिन जो बाकी गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स हैं जैसे एंडोमेट्रियल, सर्वाइकल, वल्वल, इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, खुद को साफ रखना, वक्त पे स्क्रीनिंग कराना, अगर कोई इचिंग है, कोई वहाँ पर एक्सेसिव डिस्चार्ज है, एक्सेसिव ब्लीडिंग है, उसकी टाइम पे बायोप्सी करवाना बहुत अहम है। तीसरा मिथ है बायोप्सी। हर खातून से बात करें वो बायोप्सी से इतना डर जाती है, फैल जाएगा, उससे मैडम फैल जाएगा। प्लीज बायोप्सी इज टू डिटेक्ट इट सो दैट वी कैन ट्रीट इट। बायोप्सी विल नेवर कॉज स्प्रेड ऑफ अ कैंसर, इट इज टू डिटेक्ट इट। मेरी तरफ से फिलहाल तो यही है साइमा, और कोई सवाल हुआ तो मैं हाजिर खिदमत हूँ जवाब देने के लिए। शुक्रिया। आपने एक सवाल में मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए और बहुत क्लियर और बहुत अच्छी चीज़ें। हमारी ऑडियंस ऐसी है, बिल्कुल इनको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। और अब मैंने आपको कहा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे लेकिन आपने वो एक ही सवाल में सब कवर कर दिया है। सो नेक्स्ट आई थिंक अच्छा, इसमें मैं ये और भी एक्सपेक्ट करूंगा कि गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं ब्रेस्ट कैंसर रोकने में बहुत बड़ा पाकिस्तान में रोल प्ले कर सकती हैं, क्योंकि कहीं मैं पढ़ रहा था कि क्लिनिकल मेथड्स में या उसमें कि क्योंकि हमारे मुल्क में सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट नहीं, तमाम डॉक्टर जो ओपीडी करते हैं उनके पास इतनी रश होती है जो डॉक्टर तो वो टाइम नहीं दे पाते। जैसे मैंने खुद डायबिटीज़ में भी डिप्लोमा किया था, तो डायबिटोलॉजिस्ट कितना भी बड़ा हो, भले 4000 फीस भी ले ले, तो वो लेकिन इम्पॉर्टेंट जो काउंसलिंग करनी होती है वो पेशेंट को टाइम नहीं दे पाता कि काउंसलिंग है। तो ये गायनेकोलॉजिस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। जब पेशेंट भले लेडीज दूसरी कंप्लेन के लिए आती है, लेकिन उसको जो फिजिकल एग्जामिनेशन जब आता ही नहीं है, उसको ब्रेस्ट को देखना कैसे है, चेक कैसे करना है, तो उसको भी तो गायनेकोलॉजिस्ट ही सिखाएगी, क्योंकि ये उसमें फ्यूचर में हमारे मुल्क में एक रोल प्ले कर सकती हैं और नर्सिंग भी कर सकती हैं जो यहाँ बैठी हैं कि फ्यूचर में। आई वुड लाइक टू, सॉरी डॉक्टर जय टू डिस्टर्ब यू, बट हम अमेरिकन कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक मेडिसिन के साथ जिना हॉस्पिटल गायनी डिपार्टमेंट सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का सर्टिफाइड कोर्स शुरू कर रहे हैं। उसमें डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है, नर्स, सिंपल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं। हमारे पास कंसल्टेंट मौजूद हैं। हमारा सर्टिफिकेट अमेरिका से आएगा, आप उस सर्टिफिकेट के साथ अमेरिका में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सर्टिफाइड होगा और बहुत मिनिमल फीस के साथ। इंशाल्लाह आई विल सून लॉन्च दिस कोर्स विद परमिशन ऑफ आवर सीनियर वर्दी प्रोफेसर्स एंड एकेडमिक काउंसिल ऑफ JPMC से हम अप्रूवल लेंगे इसका नेक्स्ट मीटिंग में। हमारी उनसे बात हो चुकी है, इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट इट सून। गुड न्यूज़ मैडम। अच्छा, मैं अभी डॉक्टर नैयर से पूछूंगा। मैडम, यू आर एसोसिएटेड विद द ISA lab and so many lab tests come for the cancer patients, तो आप उसमें क्या बताएंगे कि उसमें जो उनकी प्रिवेंशन टेस्ट के जरिए जो पता चलना या उनकी डायग्नोसिस, उसके बारे में आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर जयपाल, और बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है। इस सेशन की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंट टॉपिक्स पे अवेयरनेस सेशंस होते हैं, बट कैंसर एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत ज़्यादा सेमिनार्स नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद दूंगी कि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात आज हो रही है। आपने जो सवाल किया लेबॉर्ट्री के हवाले से, तो मैं बिल्कुल मैडम को सेकंड करूंगी, और डॉक्टर सायमा ने भी बहुत अच्छी बात की कि हमें कैंसर से हम बहुत सारी चीज़ों से डर रहे होते हैं, बताते हुए अपने सिम्टम्स को, चीज़ों को। मैडम ने जिस तरह से कहा कि अगर हम इनिशियल स्टेज के ऊपर, जैसे कि कैंसर से पहले प्री कैंसर स्टेज आती है, वैसे तो लैब की या जो भी डायग्नोस्टिक्स हैं इसकी इम्पोर्टेंस हर डिजीज़ में होती है, लेकिन कैंसर से चूँकि आपको पता है कि अमवात भी जो है वो इससे एसोसिएटेड होती हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए लैब टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट की इम्पोर्टेंस और डिजीज़ के मुकाबले में बढ़ जाती है।
सिर्फ मैं ये बात करूंगी कि अगर हम इस टेस्ट को डिवाइड कर लें सिर्फ स्क्रीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हमारे यहाँ शायद एक मिथ ये होती है कि स्क्रीनिंग उन लोगों की जाती है जिनको कैंसर होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्क्रीनिंग हम हेल्दी लोगों की ही करते हैं। एक हम उन लोगों की कि अगर किसी में फैमिली हिस्ट्री ज़्यादा हो तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर जैसे कि डॉक्टर हलीमा ने अभी बताया, डिफरेंट तरह की ओबेसिटी और डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तीसरी, एज बहुत काउंट करती है। सिंपल जैसे अगर ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है जिससे कि अमवात सबसे ज़्यादा होती हैं। अगर हम एक छोटा सा एक सिंपल टेस्ट जिसको मैमोग्राम कहते हैं और मैमोग्राफी जो कि एक स्पेशल एक्सरे होता है फीमेल के लिए, अगर 40 इयर्स के बाद कर लिया जाए, हमारे यहाँ तो जैसे डॉक्टर हलीमा ने कहा कि हर चीज़ ही जो है वो एडवांस हो जाती है। बाहर की कंट्रीज़ में, डेवलप कंट्रीज़ में मैंडेटरी होती है कि 40 इयर्स के बाद मैमोग्राम कराया जाता है, हमारे यहाँ फीमेल का पैप स्मीयर कराया जाता है। लेकिन ये हमारे यहाँ बहुत निगलेक्टेड एक टॉपिक है कि हमें ये टेस्ट डिजीज़ के डेवलप होने से पहले कराना है। हमें इंतज़ार नहीं करना है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स आएंगे तो ही मैमोग्राम की तरफ जाना है। अगर हमें कोई यूट्राइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स आएंगे तो ही हमें पैप स्मीयर की तरफ जाना है। अगर हम इसको 40 इयर्स के बाद करा लेते हैं, इवन इन द और अर्ली स्टेज पे करवा लेते हैं, तो हम प्री कैंसरस स्टेज पे इसको जो है उसी स्टेज पे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको रोका जा सकता है। इससे रिलेटेड अमवात को रोका जा सकता है। इसी तरह हमारे मेल हजरात में प्रोस्टेट का कैंसर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिंपल अगर एक PSA का टेस्ट जैसे प्रोस्टेट सरफेस एंटीजन कहते हैं, अगर हम करा लें अपने मर्द हजरात का 40 इयर्स के बाद, ज़रूरी नहीं है कि वो सिम्टम्स डेवलप करे तभी आप अल्ट्रासाउंड प्रोस्टेट या PSA की तरफ जाएं, तो हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें। अब ल्यूकीमिया की तरफ अगर हम चले जाएं, सिंपल CBC के ज़रिए इसमें अगर हम TLC काउंट देख रहे हैं, अगर हम ब्लास्ट सेल्स देख रहे हैं, तो इनिशियल स्टेज पे ल्यूकीमिया को भी, ब्लड कैंसर्स को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। सो लैब टेस्ट की, डायग्नोस्टिक टेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है, ना सिर्फ ये कि स्क्रीनिंग में। फिर जब स्क्रीनिंग के बाद एक दफ़ा डायग्नोसिस की तरफ हम आ जाते हैं, तो उसके बाद जो कैंसर हमारे डिफरेंट तरह के ट्यूमर मार्कर्स होते हैं जो ब्लड में जो है वो रिलीज होते हैं, तो अगर हम टाइमली जो है वो ट्यूमर मार्कर्स को डिटेक्ट कर लें तो उससे भी बहुत बेहतरी की तरफ आया जा सकता है। अमवात को बहुत हद तक रोका जा सकता है। ट्रीटमेंट में बहुत एडवांसमेंट आ सकती है। और एक टेस्ट जिसका तस्करा मैं ज़रूर करना चाहूँगी, हिस्टोपैथोलॉजी, बायोप्सी। जैसे कि डॉक्टर हलीमा ने कहा कि लोग के माइंड में ये मिथ है कि शायद बायोप्सी लेने से कैंसर फैल जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें आज ये बच्चियाँ यहाँ बैठी हैं, ये बच्चियों ने आगे ये मैसेज अपनी फैमिली में देना है, कल को इन्होंने भी माएँ बनना है, इनके बच्चे इन्होंने वो मैसेज आगे फॉरवर्ड करना है कि प्लीज़ अर्ली स्टेज के ऊपर डायग्नोसिस करें, अपने टेस्ट कराएं, इंतज़ार नहीं करें कि कैंसर डेवलप हो जाए, कोशिश करें कि उसको होने से पहले रोका जा सके। थैंक यू डॉक्टर जी। थैंक यू। अब डॉक्टर मारिया ने भी हमें ज्वाइन किया है। शी इज़ द असिस्टेंट प्रोफेसर इन जनरल सर्जरी। मारिया, थैंक यू वेरी मच। एंड यू आर डीलिंग विद द मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर बीइंग ये तो आप सब को डील कर रही होंगी एज अ जनरल सर्जन। अच्छा, मैं ये भी पूछूंगा कि मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि हमारे पास जो गाड़ी होती है उसकी बैटरी जो होती है ना, बहुत 7-8 हज़ार की होती है, लेकिन हम लोग डरे होते हैं, उसका पानी ज़रूर चेक करते हैं कि ये बैटरी मेरी ख़राब नहीं हो जाए, लेकिन हम अपनी लाइफ के टेस्ट नहीं करवाते। तो इसी तरह फीमेल मेमोग्राम नहीं करवाती कि आप थोड़ा एक तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताएंगी कि आपके पास जो केसेस आते हैं किस स्टेज पे आते हैं और उसको कैसे डील करती हैं। दूसरे, मेमोग्राम कितने अरसे के बाद ख़वातीन को करवाना चाहिए, तो ये इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर दें। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जिसमें एशिया में द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स आर डायग्नोज्ड एवरी ईयर। एशिया में 1.8 मिलियन इज़ द नंबर ऑफ न्यू कैंसर केसेस, जिसमें से 1 लाख पेशेंट्स सिर्फ पाकिस्तान के हैं ब्रेस्ट कैंसर के, विच इज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ न्यू केसेस। अब ये क्यों है? जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, स्पोरेडिक भी हैं जिनमें कोई जेनेटिक फैक्टर्स नहीं हैं पेशेंट्स। लेकिन हमारे पास जब तक आते हैं तब तक हमारा चूँकि कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम्स हैं लेकिन वो जनरल अवेयरनेस में लोगों के दिमागों में बहुत सारे शकूक व शुबहात होते हैं।
ख़वातीन के जो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमेशा आगे होते हैं, और उनका जो बीमारी या उनको सिम्टम्स होते हैं वो हमेशा दे टेक अ बैक सीट। अगर ब्रेस्ट में लम्प फील हो रहा है, ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, उनको लग रहा है कि साइज़ में कोई फ़र्क आ रहा है, एज उनकी बढ़ रही है और उसमें उनको कोई निपल से डिस्चार्ज फील होना शुरू हुआ है, तो वो इनिशियली, इवन अगर हम अपनी बात भी करें तो इनिशियली हम उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, पेन किलर ले लेंगे, ठीक हो जाएगा। फिर बाय द टाइम लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स अपनी जगह मौजूद हैं, कैंसर सेंटर तक या ब्रेस्ट सर्जन तक या उस फिजिशियन तक कि जो उसको डायग्नोस करे, उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। गांव से शहर आना, शहर में डॉक्टर को ढूंढना, डॉक्टर को उसको चेक करना, फिर उसके बाद टेस्ट होंगे, फिर उनके कितने मल्टीपल विजिट्स बनेंगे, फिर उनके फाइनेंशियल फैक्टर्स भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये सब हिंड्रेंसेस हैं, ये सारी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं कि जो उसके डायग्नोसिस को डिले करती हैं। जितना डेटा हमारे पास कलेक्टेड है ओवर पास्ट 10 to 15 ईयर्स का, अगर हम सिर्फ JPMC की बात करें तो JPMC में हमारे पास जितने केसेस पर ईयर आते हैं और डायग्नोज होते हैं फॉर ब्रेस्ट कैंसर, उसमें से 40 to 70% हमारे पास अर्ली कैंसर्स नहीं होते। हमारे पास डिलेड प्रेजेंटेशन ऑफ कैंसर्स सबसे मेन रीज़न है कि हमारा जो ट्रीटमेंट प्लान है उसे बहुत एग्रेसिव होना पड़ता है। उसके कॉजेज़ एक लैक ऑफ स्क्रीनिंग, रिसोर्सेज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, अवेलेबिलिटी ऑफ कैंसर सेंटर्स, सोशल टैबूज, ख़वातीन बताती नहीं हैं किसी को किस तरह के कोई प्रॉब्लम्स हैं, इग्नोरेंस। इवन हम ये नहीं कह सकते कि जी कम पढ़े लिखे हैं तो वो नहीं आएंगे, नहीं, जो पढ़े लिखे हैं वो भी कोशिश करते हैं कि बहुत कॉमन सी बात है, रमज़ान के रोज़े चल रहे हैं उसके बाद जाएंगे, बेटी की शादी है उसके बाद जाएंगे, बेटे के पेपर हैं उसके बाद जाएंगे, छुट्टियां होंगी उसमें दिखाएंगे। ये कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से वो डिले करते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर का एक की पॉइंट ये है कि डिले जितना होता है उसको डॉक्टर तक पहुंचने में और डायग्नोज होने में, उतना ही ट्रीटमेंट प्लान को एग्रेसिव करना पड़ता है। हमारे पास लेस देन 30% केसेस होते हैं, यानी 10 में से कोई 3 केसेस होते हैं कि जो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं, जिनमें सिर्फ लोकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है या हार्मोनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े या हमें कोई मेजर सर्जरी ना करनी पड़े और कीमोथेरेपी ऑप्शनल हो जिसमें, लेकिन वो लेस देन 30%। मोर देन around 70%, 7 out of every 10 patients of breast cancer, they present with more advanced tumors, more advanced stages of cancer, जिसके social factors ज़्यादा हैं, lack of awareness भी जिसमें शामिल है। Symptoms इसमें क्या क्या होते हैं? lump, breast में कोई गुठली महसूस हो रही है, पेन हो रहा है, एज बढ़ रही है और उसके साथ ब्रेस्ट में चेंजेस फील हो रहे हैं, निपल से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, कोई स्किन में चेंजेस फील हो रहे हैं। कभी कभार तो ब्रेस्ट में इन्हें पता भी नहीं चलता और उनको लगता है बगल में कोई गुठली हो गई है। डॉक्टर मारिया, अब बस मुझे एक चीज़, आप अभी गुठली के हवाले से बात कर रही थी, क्या हर गुठली कैंसर हो सकती है? ये बहुत कॉमन सवाल है सबका कि क्या हर गुठली कैंसर होती है, वेदर इट इज पेनलेस और पेनफुल? हर गुठली कैंसर नहीं होती, बल्कि इन अर्ली एजेस, आप हम इसको एक रफ सा अगर कहें तो 35 ईयर की एज से पहले जितनी ब्रेस्ट में गुठली होती हैं वो अगर डॉक्टर के पास आप ले जाते हैं और उन्हें बताते हैं तो उसमें से अराउंड 80% कैंसर नहीं होती। 80% का मतलब 10 में से 8 कैंसर नहीं है और 2 कैंसर हो सकती हैं 35 से कम एज में। जैसे जैसे 35 से ज़्यादा एज बढ़ती है, 40 इयर्स को हमने कट ऑफ रखा हुआ है। 1 in 8 women, पूरे वर्ल्ड का डेटा है कि 1 in 8 women को ब्रेस्ट कैंसर इन देयर लाइफ टाइम हो सकता है और 40 इयर्स के बाद यह रिस्क ईयरली एंड पर डेकेड बढ़ता है।
लेस देन 35 ईयर्स में ये रिस्क कम होता है। 35 के बाद उनमें जिनमें फैमिली हिस्ट्री है उनमें ये रिस्क ज़्यादा होता है। तो यंगर एजेस में अगर ब्रेस्ट में गुठली महसूस हो रही है तो वो कोई ज़्यादातर वो कोई ख़तरे की बात नहीं होती, लेकिन ये ज़रूरी है कि उसको डॉक्टर के पास दिखाया जाए और चेक करवा दिया जाए ताकि कोई भी शकूक हो वो उन्हें दूर कर लिया जाए। डॉक्टर मारिया, दूसरा सवाल है एक मेरा कि क्या जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है सिर्फ उन्हें ही ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, या ये सबके लिए, और जो स्क्रीनिंग का आप पूरा बता रही हैं मेथड, ये सबके लिए है, आम पॉपुलेशन के लिए है, या सिर्फ उनके लिए है जिनकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है या पॉजिटिव है? जो फैमिली हिस्ट्री जिनमें कैंसर की पॉजिटिव है, फैमिली हिस्ट्री में हम लेते हैं फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स जिसमें बहन, माँ, फिर उसके बाद सेकंड डिग्री में नानी, खाला, कज़न, मदर की तरफ से मोस्ट ऑफ द टाइम। ये इनमें से अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो दैट इंक्रीजेस द रिस्क। और जिनमें ये फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है फर्स्ट डिग्री में, फर्स्ट रिलेटिव्स में या सेकंड रिलेटिव्स में, उनको हम एडवाइस ये करते हैं कि वो 35 इयर्स की एज से स्क्रीनिंग स्टार्ट कर लें। स्क्रीनिंग सिंपल है, मैमोग्राम अल्ट्रासाउंड है और मैमोग्राम है। मैमोग्राम 40 इयर्स के बाद एडवाइस करते हैं क्योंकि इट गिव्स बेटर रिजल्ट्स। लो डोज रेडिएशन है, सेफर है एंड इट गिव्स बेटर रिजल्ट्स इन स्लाइटली ओल्डर ब्रेस्ट्स। यंगर ब्रेस्ट्स में अल्ट्रासाउंड है विच इज़ वेरी सिंपल, वो इट कैन पिक अप एनी चेंजेस दैट आर देयर। स्क्रीनिंग का पर्पस और ब्रेस्ट कैंसर की फैमिली हिस्ट्री, पाकिस्तान का डेटा ये कहता है कि ब्रेस्ट कैंसर फैमिलीज में कम है, और जिनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है यानी किसी को भी रैंडमली या स्पोरेडिक जिसे हम कहते हैं उसके हिसाब से वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब यही है कि हम सबको स्क्रीनिंग ज़रूर करवानी चाहिए। उसमें 3 चीज़ें आती हैं स्क्रीनिंग के अमल में। एक हमारी सेल्फ एग्जामिनेशन है जो बच्चियों को, लड़कियों को अपने घर में महीने में 1 दफ़ा ज़रूर करनी चाहिए। एनुअली एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराना चाहिए, और साल में 1 दफ़ा 40 जो प्लस हैं हमारी खवातीन उनको मैमोग्राम ज़रूर कराना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो तभी आप ये कराएं, ये हम सब कहीं ना कहीं रिस्क पे हैं। अभी बताया 1 out of 8 women are at risk of developing breast cancer। तो हमारे लिए, और ये एशियन कंट्री में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है ब्रेस्ट कैंसर। हम सब के लिए ये बहुत अलार्मिंग बात है, और हम सबको इस सेशन के ज़रिए अगर आप लोग मैसेज आप तक जा रहा है और आपके थ्रू आपके घर वालों और आपकी फैमिली तक जा रहा है, तो आई थिंक हमारा इस प्रोग्राम को करने का मकसद पूरा हो जाएगा। मैं डॉक्टर तारिक महमूद साहब से प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगी कि सर प्लीज़ 2 मिनट आप स्टेज पे आइए और अपने कमेंट्स करें। कुछ हमें रेडियोलॉजी के हवाले से भी बात करनी है, कुछ मिथ्स हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। आज मैंने बताया हमारे पास कल JPMC में साइबर नाइफ प्रोस्टेट के ऊपर एक वर्कशॉप हो रहा है जिसमें 2 स्पीकर हैं। एक स्पीकर है डॉक्टर शॉन कॉलिन फ्रॉम जॉर्ज वाशिंगटन। ही इज़ अ वर्ल्ड अथॉरिटी और उसने 3000 से ज़्यादा प्रोस्टेट कैंसर ट्रीट कर चुका है। ही इज़ ऑल्सो अ डायरेक्टर ऑफ साइबर नाइफ प्रोग्राम एट जॉर्ज वाशिंगटन। उनके साथ दूसरे डॉक्टर रशीद हैं। ही इज़ अ PhD फिजिस्ट। बेसिकली प्रोस्टेट के अंदर, कैंसर के अंदर अर्ली स्टेज ऑफ प्रोस्टेट इज़ ऑल्सो क्योरेबल। आज की दुनिया में जो मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं, इफ़ इट इज़ अ स्टेज 1 प्रोस्टेट तो उसके पास सर्जरी की ऑप्शन है, उसके पास ब्रेकीथेरेपी की ऑप्शन है, उसके पास कन्वेंशनल रेडिएशन की ऑप्शन है और उसके पास साइबर नाइफ की ऑप्शन है। तो व्हेन यू कंपेयर ऑल दीज ऑप्शंस तो साइबर नाइफ इज द मोस्ट सेफेस्ट। 100% जो 4 कॉम्प्लिकेशंस है, इम्पोटेंस, इनकॉन्टिनेंस, सिस्टाइटिस, प्रोक्टाइटिस, ये चारों कॉम्प्लिकेशन साइबर नाइफ के साथ नहीं होती। हमने, चूंकि प्रोफेसर टीपू ने मुझे इजाज़त दी है कि मैं उनका बता दिया करूं, तो 2013 में प्रोफेसर टीपू साहब का CA प्रोस्टेट हमने ट्रीट किया था, ठीक है। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अब 100 से ज़्यादा केसेस हम प्रोस्टेट के कर चुके हैं साइबर नाइफ। तो इस दफ़ा हम ये सेमिनार इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को प्रोस्टेट साइबर नाइफ का ब्रेन के अंदर बहुत पता है, प्रोस्टेट में या बाकी चीज़ों में नहीं पता। तो ये वर्कशॉप बेसिकली इसी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि CA प्रोस्टेट अगर है
इफ इट इज डायग्नोज, उसमें भी सिंपल वही है जैसे डॉक्टर साहब ने पहले कहा कि एक टेस्ट कराना है साल में एक दफा पीएसए एलिवेटेड है, बायोप्सी कराएं, बायोप्सी के अंदर स्टेज 1 है और उसको साइबर नाइफ कराएं, 100% डिजीज क्योर हो जाती है। जैसे औरतों में 1 in 8 बताया कि फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होता है, 90 पर पाकिस्तान का डाटा तो है नहीं, NHS UK का डाटा मैं कोट कर रहा हूँ, 90% ऑफ द मेन एट द एज ऑफ 90 हैव प्रोस्टेटिक कैंसर। 90% ऑफ द मैन एट द एज ऑफ 90 हैव प्रोस्टेटिक कैंसर। यूके में किसी की डेथ हो तो उसकी ऑटोप्सी और बायोप्सी मैंडेटरी है, तो ये उसका डाटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये रिस्क जो है 50 ईयर्स के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आप PSA का एक सिंपल है टेस्ट कराएं, एलिवेटेड है, रेंज से बाहर है, बायोप्सी कराएं और उसको मैनेज, तो इट्स ऑलमोस्ट 100% क्योरेबल विद हार्डली एनी साइड इफेक्ट। तो एक मेरा मैसेज जो था मैंने कहा इस हवाले से मैं ये शेयर कर लूँ। दूसरा, आप प्रिवेंशन पे बात करेंगे, मैं थोड़ी सी क्योर वाले एलिमेंट पे बात करता हूँ कि यूजुअली कैंसर पेशेंट रिक्वायर आइदर सर्जरी और कीमो और रेडिएशन। सम पेशेंट्स आर ट्रीटेड विद one way of treatment, but most of the patients either need 2 or 3: सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी। ये तीनों तरीका इलाज हैं कैंसर के। कुछ केसेस होते हैं जो सिर्फ कीमो से होंगे, कुछ होंगे जो सिर्फ सर्जन कर लेगा, कुछ होंगे जो सिर्फ रेडिएशन कर लेगी, लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स में 2 या 3 का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। तो जिन पेशेंट्स में सर्जरी, रेडिएशन, कीमो चाहिए होती है, वो भी आई डोंट नो एग्जैक्टली बट अराउंड 40-50% केसेस में आपको तीनों चीजें चाहिए होती है। पाकिस्तान में सर्जरी अक्रॉस पाकिस्तान हो रही है, कराची से लेके खैबर तक हर जगह हो रही है। $1.5 का थिएटर बनता है, उसमें आप सर्जन कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी सर्जन विद इन कंट्री एंड अब्रॉड दुनिया भर में अच्छे सर्जन मौजूद हैं। तो सर्जरी अक्रॉस पाकिस्तान हो रही है। कीमोथेरेपी भी अल्हम्दुलिल्लाह अक्रॉस पाकिस्तान अवेलेबल है, बैतुल माल से भी हो जाती है, वो भी हो रही है। नाउ इट कम्स टू रेडिएशन। कीमोथेरेपी में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, कंपनी वाला दवाई रख देता है, बिक जाती है, अस्पताल पे कर देता है, ना बिके तो नहीं। सर्जरी के अंदर $1-2 कीमोथेरेपी। सर्जरी के अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर है दैट इज रेडिएशन। अनफॉर्चुनेटली उस्मान साहब यहाँ बैठे हैं, 1960 में जिना अस्पताल में 59 में 5 थेरेपी यूनिट्स थे, ठीक है। तो टिल कैपिटल कराची में था 1970s 80s तक, ये रीजन का बड़ा हॉस्पिटल था, नॉट ओनली कराची, नॉट ओनली सिंध। इस तरह उस वक्त ऐसा अस्पताल दुबई, अबू धाबी, मस्कत, सार्क कंट्रीज में भी शायद ऐसी फैसिलिटीज 50s-60s में नहीं थी। लेकिन उसके बाद जिना भी निग्लेक्ट हुआ और अक्रॉस पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट $500,000 का बंकर, $1-2 मिलियन का इक्विपमेंट और पैसे वापस आने हैं 10 साल में, तो किसी भी हॉस्पिटल ने इस पर ठीक तरह इन्वेस्टमेंट नहीं की। पाकिस्तान के अंदर कोई 80 के करीब रेडियोथेरेपी के यूनिट हैं, जिसमें 35-40 कोबाल्ट हैं, 35-40 लिनैक्स हैं। अनफॉर्चुनेटली जो अभी भी लिनैक्स जो शौकत खान ने भी खरीदे हैं, जो आगा खान ने भी खरीदे हैं, जो पिछले 2 साल पहले भी खरीदे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट वो टॉप ऑफ द लाइन नहीं है। मतलब ये जरूर है कि उन्होंने नई गाड़ी खरीदी है, लेकिन आज भी वो गाड़ी करोला ही खरीदी है। जब आप बाहर जाते हैं, जब जूं टेक्नोलॉजी में आप इन्वेस्ट करते हैं, उसकी प्रिसीजन बढ़ती है, ठीक है। साइबर नाइफ जो बाकी रेडिएशन इक्विपमेंट लगा हुआ है पाकिस्तान में, कोबाल्ट $1,00,000 से कम का होता है, जो लिनैक होता है $1 से $2 मिलियन का होता है। लेकिन साइबर नाइफ, टोमोथेरेपी, ये $3 से $4 मिलियन के इक्विपमेंट होते हैं। लेकिन उनका फर्क क्या है कि इन इक्विपमेंट्स के अंदर प्रिसीजन है कि मरीज को जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं और पेशेंट की आउटपुट बहुत बेहतर होती है। आप सब डॉक्टर्स हैं, पढ़ें कि टोमोथेरेपी वर्सेस लिनैक, कन्वेंशनल लिनैक जो पाकिस्तान में या दुनिया में 14,000 लगे हैं, जिन मरीजों की रेडिएशन टोमोथेरेपी पे हुई वर्सेस उन मरीजों की जिनकी आम लिनैक जिसमें 80 पाकिस्तान में भी है, 14,000 दुनिया में भी है, उनका फर्क क्या था। टोमोथेरेपी वाहिद मशीन है जो 360 डिग्री से रेडिएशन देती है। बाकी पाकिस्तान के 80 लिनैक, चाहे शौकत खान, आगा खान में हो या दुनिया में जो 14,000 लगे, ये 360 डिग्री स्पाइरल रेडिएशन नहीं देते। तो उससे जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होता है उसको एक प्रेशर होता है कि मैं हेल्दी टिश्यू को डैमेज ना कर जाऊं, तो हमेशा ट्रीटमेंट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज रह जाता है। जब 360 डिग्री से आप दे सकते हैं और आप एक वक्त में 40x150 सेंटीमीटर को कवर करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। हमारे अगेन मेरे पास इजाजत है, हमारे चेयरमैन है मुश्ताक छापरा साहब, उनके भाई को कोई आज से 1 साल 9 महीने पहले सीए रेक्टम हुआ, 9 सेंटीमीटर का लीजन था,
हमने इनाम पॉल साहब को दिखाया, उन्होंने सर्जरी करनी, उन्होंने कहा नहीं सर्जरी से पहले स्टेप डाउन करना है ट्यूमर को। हमने कहा हमारे पास टोमोथेरेपी लगती है, यहाँ करें। आज अल्लाह का शुक्र है 1 साल 9 महीने हो गए, कंप्लीट रिस्पॉन्स है। तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट मेरा जो है वो कहता है मेरे पास लिबर्टी थी, ठीक है, और ऐसे बहुत से केसेस, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आज सारे लोग आप बैठे हैं, सब माशाल्लाह कंप्यूटर लिटरेट हैं। मैं पूरे वसूख और ईमानदारी से आपको बता रहा हूं, पूरी दुनिया में सिर्फ 7 और ऐसे सेंटर हैं जिनके पास 2 साइबर नाइफ एंड टोमोथेरेपी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 8वां सेंटर, लेकिन बाकी सब सेंटर पे 50 से 90 हज़ार डॉलर ट्रीट किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह JPMC के अंदर ये इलाज फी सबीलिल्लाह होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी, रिलीजन और एथनिसिटी। तो मेरा पॉइंट बेसिकली यही है कि मैं सबको जहां भी बात करता हूं ओपनली इसीलिए करता हूं, किसी को बुरा भी लगे तो माजरत के साथ, कि हमें रेडिएशन टेक्नोलॉजी में क्वालिटी पे इन्वेस्ट करना चाहिए। क्वांटिटी के साथ साथ जब तक क्वालिटी नहीं आएगी तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। एक मरीज का बहुत अच्छा ब्रेस्ट की सर्जरी होगी, उसकी बहुत अच्छी कीमोथेरेपी होगी, लेकिन उसकी रेडिएशन अगर अच्छी ना हुई तो मरीज की या आउटकम पुअर होगा या उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। तो टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी केयर यू नीड टू इन्वेस्ट इन द रेडिएशन टेक्नोलॉजी। मैं इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर योर कमेंट एंड फॉर योर। अच्छा डॉक्टर घनश्याम, आपसे ये पूछूंगा कि एक तो जो आपके पास तो जनरल सर्जन है, सब कैंसर आ रही होगी, जैसे प्रोस्टेट है, कोलोरेक्टल है, इनके कितना परसेंटेज आपके पास, कितने केसेस आते हैं, किस स्टेज पे आते हैं और उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? क्योंकि कोलोरेक्टल पे बात ये एक अवेयरनेस सेशन है और आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है इसको सुनना, क्योंकि ये आप लोगों के लिए कंडक्ट किया गया है। तो अगर आप लोग प्लीज़ थोड़ी खामोशी से ये सुनेंगे तो ये एक लर्निंग है और ये सदका जारिया भी है, जो आप यहाँ सुनेंगे और जो आप आगे जाके इसको पास ऑन करेंगे। तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए सब खामोश हो जाएं क्योंकि बहुत नॉइज़ आ रही है वहाँ से। थैंक यू डॉक्टर जयपाल, आपने फ़ोन किया तो आज वार्डे था तो फ्री था, मैं आ गया। थैंक यू सो मच ऑल पैनलिस्ट। मैं जनरल एक बात करूँगा कि कैंसर, अब देखें जो सेल्यूलर फिजियोलॉजी है सारे एनिमल्स की तकरीबन एक जैसी है, लेकिन कैंसर ह्यूमन में दिन ब दिन बहुत ऊपर जाता जा रहा है। इस पे हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा है, क्योंकि बाकी एनिमल्स में भी कैंसर होता है, लेकिन इंसान में कैंसर दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो कुछ दिन 1-2 महीने पहले मेरे बच्चे ने वो एक प्रोग्राम देखता है अमसम के नाम से, कार्टून प्रोग्राम है ना, उसके पास हर सवाल का जवाब होता है। तो उसने कहा कि आपको पता है कि हम रोज़ाना हर साल में 8 ग्राम प्लास्टिक हमारी बॉडी में शामिल होता है साल में। फिर मैंने उस पर सर्च किया तो वाकई दिस इज़ ट्रू। प्लास्टिक कार्सिनोजेंस अब हमारे एयर में भी मौजूद है जो कि हमारी बॉडी में शामिल होते हैं। दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे वर्ल्ड में है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ मिलावट, जो बहुत बड़े रीज़न है कि इंसान में ही क्यों ज़्यादा कैंसर हो रहा है। अब जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से शायद कहीं गलत हूँ तो आप करेक्ट कर देना प्लीज़, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। तो एक तो प्लास्टिक का बहुत बेतहाशा यूज़ हो रहा है हर चीज़ में, और उसके मैं नाम भूल गया हूँ, 4-5 कार्सिनोजन है जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हैं। वो एयर में भी मौजूद है, हमारे फूड्स में भी मौजूद है, हर चीज़ में। दूसरी चीज़ है ट्रांसफैट्स। ट्रांसफैट्स वो होते हैं, आप किसी भी बिस्किट कोई भी चीज़ उठा के देखोगे ना, उस पर लिखा होता है कि यूज़ से लाए से बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। घी में नहीं बनते हैं, ऑयल में बनते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, और उसके अलावा बाकी तो बहुत सारी मिलावट है, वो तो आप सबको पता है। तो इन चीज़ों पे अब आपको कोई बोले कि आपकी बॉडी में रोज़ाना 100 कैंसर सेल बन रहे हैं, कैसा लगेगा? खौफनाक लगेगा बहुत ही, लेकिन ये हकीकत है। हमारी बॉडी में, मेरी में, आपकी में रोज़ाना हज़ारें सवें कैंसर सेल बनते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम उसे ख़त्म करता है, और वो इतनी काइंडनेस से उसको मार रहा है कि हमें पता ही नहीं है। तो हम इस पे ज़्यादा काम करें कि उसको, कैंसर को इतनी काइंडनेस से मारें। रोज़ाना रूटीन फिजियोलॉजी है हर ह्यूमन की
कि कैंसर सेल बनते हैं और बहुत ज़्यादा बनते हैं। आप बुक उठा के देख लें उसका पैथोलॉजी का, तो आपको फिर बहुत डर लगेगा कि इतने कैंसर सेल रोज़ाना मेरी बॉडी में बन रहे हैं, लेकिन ये ट्रू है। ऑन्कोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं मेरे ख्याल में, इस बात को सेकंड करेंगे, लेकिन वो हमारे इम्यून सेल्स उसको मारते हैं। तो ये अपनी हैबिट्स, फूड हैबिट्स, और दूसरी बात है कि आजकल बहुत यंग एज आ रही है कैंसर के साथ, और यंग एज में जितनी भी कैंसर आ रही है बहुत एग्रेसिव, इंतहाई एग्रेसिव ट्यूमर, जल्दी मेटास्टेसिस, कीमो रेजिस्टेंट, रेडियो रेजिस्टेंट, सर्जरी करते हैं, हर 4-5 महीने बाद रिलैप्स के साथ आ जाते हैं। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, अवेयरनेस के हिसाब से एक बात करूँगा कि आप इतने बैठे हुए हैं, एक दर्द जो है, दर्द बहुत ही बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से। जितने भी कैंसर स्टार्ट होते हैं वो पेनलेस होते हैं, सिवाय बोन कैंसर के, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। बोन कैंसर पेन के साथ स्टार्ट होता है, बाकी जितने भी कैंसर है ना, जब स्टार्ट होते हैं तो वो पेनलेस होते हैं, दर्द नहीं होता है, क्योंकि ये चोर नहीं है, गद्दार है। चोर आराम से पता चल जाता है ना, घर में आता है, लेकिन ये अंदर के ही सेल है, आपको पता नहीं चलता है। तो हमेशा जितने भी पेनलेस स्वेलिंग हो, पेनलेस अल्सर हो, पेनलेस लंप हो, उसको आप बोलो फौरन जाके डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि दर्द वाली अक्सर चीज़ें इन्फ्लेमेटरी होती हैं, इन्फेक्टिव होती हैं, लेकिन बगैर कैंसर, ऑलमोस्ट ऑल कैंसर्स स्टार्ट विथ पेनलेस। वो जब जाके लास्ट स्टेज पे पहुंचते हैं, जब सराउंडिंग आर्गन को, स्किन को इन्वॉल्व करते हैं, फिर उसमें दर्द होता है। शुरुआती स्टेज में सारे कैंसर बगैर दर्द के होते हैं। तो ये चीज़ आपको मुआशरे में फैलानी है कि बगैर दर्द का दाना अक्सर हम छोड़ देते हैं ना, उसको कि दर्द नहीं हो रहा है छोड़ दो, उसको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना है। तो एक ये चीज़। दूसरा कि ये जो कोएक्स की प्रैक्टिस है, इससे हमें जान छुड़ानी है। दम, दुरूद, कोएक्स कुछ लगाने के लिए दे देते हैं, उस पर ये लगाओ, दाना ख़त्म हो जाएगा ये। तीसरी बात ये कि अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, मैडम हलीमा ने पहले ही बात की है इस पर, अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो उसी एक्सपर्ट सर्जन से जाके सर्जरी कराएं जिसमें वो रियली एक्सपर्ट हो, क्योंकि आधा कैंसर निकालना बहुत ही मैस है, बहुत बड़ा मैस है। मैं जनरल सर्जन हूँ, मैं अपर जीआई कैंसर्स नहीं करता हूँ, रेक्टल कैंसर्स नहीं करता हूँ, मैं अपनी स्पेशलिटी चुन ली है 4 साल से, थायराइड और ब्रेस्ट करता हूँ। तो इस तरह हमें फील्ड में भी ये डेवलप करनी चाहिए सब स्पेशलिटी, जो एक चीज़ में एक्सपर्ट हो, उसको प्रॉपर सर्जरी कर ले। तो ये चीज़ें प्लीज़ आप अपने अपने हिस्से की क्षमा जलाएं। वो कहते हैं ना, शिकवाए जुल्मत शब से अच्छा है कि अपने अपने हिस्से की क्षमा जलाते जाते। तो एटलीस्ट अवेयरनेस के हिसाब से ये चीज़ें आप ज़रूर करें कि एक चीज़ कर लें, ज़्यादा नहीं तो, कि आज के बाद जो है वो थैली वाली चाय। बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर घनश्याम। डॉक्टर गुलाम हैदर से मैं एक सवाल करूंगी। अभी बड़ा कॉमन ये चीज़ है जो हम अपने प्रैक्टिस, आई थिंक जितनी भी यहाँ पर सब स्पेशलिटी बैठी हुई हैं, उन सब में ये होता है कि कैंसर हो गया और उसके बाद क्या हम मरीज़ के साथ बैठ सकते हैं, क्या हम मरीज़ की प्लेट में खाना खा सकते हैं, क्या हम बच्चों को लेकर आएँ उनके पास। तो थोड़ा सा इस पर भी। और सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये कि अगर हमें अर्ली कैंसर रिपोर्ट हो रहे हैं तो उसके क्या प्रोग्नोसिस हैं सर? अच्छा, ये बहुत कॉमन सवाल है। हर मरीज़ ये पूछते हैं कि ये लगने वाली चीज़ तो नहीं है और हम क्या इनके साथ खाना खा सकते हैं, मरीज़ के साथ उठना बैठना कर सकते हैं। तो ये बहुत लोगों को खौफ होता है कि मरीज़ की केयर करने से उनको लग तो नहीं जाएगा। ऐसा कोई नहीं है, और मेरे ख्याल है हम सब हेल्थ प्रोफेशनल हैं, सबको इस चीज़ का पता है कि ये लगने वाली चीज़ नहीं है। तो आप सब अगर कोई पूछें तो आप बता दीजिए कि ये एक लगने वाली चीज़ नहीं है। और ज़ाहिर है जितना अर्ली स्टेज पे डायग्नोज होगा उतना उसका क्योर रेट ज़्यादा है। जो आपने दूसरा सवाल पूछा, जितनी जल्दी पता चलेगा उतनी जल्दी ठीक होगा और बिल्कुल हाईएस्ट उसका क्योर रेट है। देखा, अभी जितनी भी बात हुई माशाल्लाह सब ने बहुत ही अपने अपने टॉपिक के साथ इंसाफ किया
और सर रेड बटन आएगा, हाँ नहीं, हाँ, तो बात यह है कि स्क्रीनिंग का मकसद क्या है। स्क्रीनिंग का प्राइमरी मकसद जो है वो अर्ली डिटेक्शन, और हम सब इस चीज़ पे एग्री कर रहे हैं कि अगर डिजीज़ अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होगी तो उसका ट्रीटमेंट अच्छा होगा और मिनिमल होगा और रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो इसलिए स्क्रीनिंग तो एक बहुत ही बुनियादी चीज़ है, अगर हम उसको कर सकें। अनफॉर्चुनेटली ये एक महंगा काम है, ये इतना आसान नहीं है। दुनिया की इवन जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसमें भी उनको अपने इनिशियल जो उनकी सोच थी कि भाई हर कैंसर के लिए हम स्क्रीनिंग का कोई प्रोग्राम बनाएं, लेकिन वो अल्टीमेटली उन्होंने देखा कि इसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है वो बहुत ज़्यादा है और बेनिफिट शायद उससे कम है। तो फिर वो टारगेटेड स्क्रीनिंग की तरफ चले गए कि जो हाई रिस्क ग्रुप है एटलीस्ट उसको टारगेट किया जाए और उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो, ताकि हम मिनिमल कॉस्ट के साथ मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। बिल्कुल सर। डॉक्टर रज़ाक से एक सवाल है बस कि क्या केसेस जो आपको रिपोर्ट हो रहे होते हैं, एक तो है मैलिग्नेंट कंडीशन कैंसर, दूसरा ये होता है हमें कुछ प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस भी मिल रही होती हैं, पान गुटखा तंबाकू छालिया, जो अभी हम कॉजेस की बात कर रहे थे उसी हवाले से, वो कौन सी ऐसी कंडीशन है जो आपको बहुत रिपोर्ट हो रही हैं जो नॉर्मली अभी और स्पेशली हमारी यंग जनरेशन में, और मैं ये सिर्फ मर्द हजरात के नहीं कहूँगी, हमारी ख़वातीन में भी हमें ये कंडीशंस बहुत मिल रही हैं। और अभी रिसेंटली मेरी किसी से बात हुई, हमारे एक ENT के सर्जन थे, उन्होंने मुझे बताया कि एक 5 साल की बच्ची को भी वो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, एक सब फाइब्रोसिस की बात कर रही हैं, वो हुई। तो बस थोड़ा सा आप हाईलाइट कीजिएगा कि इनकी वजह से पहले कैंसर तो चले बाद में हो रहा है, उससे पहले आपको क्या क्या असरात मिलते हैं? जी आप बिल्कुल, इसका जवाब ये है कि जैसे भी मैडम मारिया ने और डॉक्टर घनश्याम ने कहा था कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन था सबसे पहले। अब थोड़ा सा डेटा ये है कि हमारे पास जो ENT OPD थी हमारी, उसके अंदर जो 2020 के अंदर जो पेशेंट आते थे, क्योंकि वो कोविड का दौर था, उसके अंदर पेरी मैलिग्नेंट और मैलिग्नेंसी के जो हमने 1 साल के अंदर जो पेशेंट देखे थे, तकरीबन 1015 पेशेंट देखे थे। उसमें जैसा कोविड खत्म हुआ, रश बढ़ गया, लोगों का आना जाना शुरू हो गया, तो 2021 के अंदर जो हमने पेशेंट देखे थे उसकी जो तादाद है तकरीबन वो बढ़ गई थी, वो हो गई थी 1460 पेशेंट। फिर अभी 2022 के अंदर जो पेशेंट देखे हैं, जो हमने OPD की है, उसके अंदर सिर्फ ये मतलब ये डेटा कोई रफ डेटा है, उसमें तकरीबन 2555 पेशेंट थे, मतलब 2555 पेशेंट। ये वो पेशेंट जो OPD वाले थे, जो कि नंबर बढ़ते जा रहे थे उसमें से। और इसमें छोटा सा आपको ऐड कर दूं, जो हमने 2020 के अंदर ऑपरेट किए थे, मतलब जो पेशेंट हमने तकरीबन कोविड के अंदर जो किए थे, वो तकरीबन 60 पेशेंट हमने ENT के अंदर ऑपरेट किए थे 2020 के, जब कोविड था। कोविड के बाद फिर ये नंबर एकदम बढ़ गया, उसकी तादाद तकरीबन ये चली गई 100 और प्लस में 105 या 106 हो गए। लास्ट ईयर ये तकरीबन जो पेशेंट हमने ऑपरेट किए 160 पेशेंट है हमने, और सिर्फ कैंसर के। अब क्योंकि आप लोग बेहतर जानते हैं और है कैंसर, जैसे कि मैडम हालिमा ने भी और डॉक्टर घनश्याम ने भी कहा है, जब भी ऑपरेट करें प्रॉपर तरीके से करें, उसके तमाम मार्जिन्स, उसके लिम्फ नोड्स, उसकी जो क्लियरेंस हो इतनी अच्छी हो, ताकि पेशेंट जो आपका पोस्ट रेडिएशन के लिए जाए, कीमो के लिए जाए, तो उसके ऊपर ज़्यादा बेनिफिशियल, इसलिए और टाइम गेनिंग आपको पता है कि ये सर्जरीज होती हैं। तो ये बर्डन बढ़ता हो जा रहा है डे बाई डे, इसको ओवरकम करना है, उसी लिए डेफिनेटली बैठना पड़ेगा, चीज़ों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और टारगेट चीज़ें होंगी। अब जो आपका फर्स्ट सवाल है कि जो पेशेंट आते हैं, अब पेशेंट का जो आते हैं वो सबसे पहले कंप्लेन करते हैं कि मुंह में अल्सर है। उस अल्सर से क्या हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन होती है, पेन होता है, डिफिकल्ट टू ओपन माउथ होता है। बाद पेशेंट ऐसे आते हैं कि जो कि जिनकी हिस्ट्री होती है पान छालिया खाने की और प्रोलॉन्ग होती है, माउथ ओपनिंग उनकी बहुत तो लिमिटेड होती है, कम होती है। वो खुद आगे बताते हैं कि मेरा मुंह नहीं खोल रहा, ये आगे दिखाते हैं। ये डेंटिव जो दांतों की कंडीशन होती है वो बहुत किस्म की पर्स होती है। फिर एक अक्सर कंप्लेन उनकी ये होती है कि जब भी हम कोई गर्म चाय पीते हैं, तवे से उतरी हुई कोई चीज़ खाते हैं, सालन खाते हैं या मिर्चें वगैरह लेते हैं, तो वो बहुत बर्निंग सेंसेशन दे रही होती है। अब उसकी वजह से क्या होता है, वो खाना पीना में कम कर देते हैं, पेनफुल कंडीशन में होते हैं, उनका वेट लॉस होना शुरू होता है, और फिर वो आके प्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगेन इसकी प्रॉपर हिस्ट्री, प्रॉपर एग्जामिनेशन, प्रॉपर
इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर थेरेपी की हमें बहुत ज़रूरत है। अब ये हम सबका फर्ज बनता है कि मिलके इसको एड्रेस करें, इसको फोकस करें और इसको हाईलाइट करें, और ये चीज़ें जितना हम ओवरकम कर सकते हैं अपने तौर पे एज ए नेशन और एज ए हेल्थ वर्कर, वो हमारी जिम्मेदारी बनती है और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा काम भी होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये जो हम फाइब्रोसिस की बात है, यानी मुंह का नाक खुलना, मुंह का सिकुड़ जाना, जो मसल्स हैं, ये रिवर्सिबल है? जिनको जो पान गुटखा तंबाकू खाते हैं हमारे ऑडियंस में, आई डोंट नो ऐसे लोग या उनके घरों में ऐसा है, तो उनके लिए ये भी एक मैसेज है कि अगर ये मुंह नहीं खुलता तो मेरा सवाल यही है कि ये रिवर्सिबल होता है या ये लाइफ टाइम ऐसे ही रहता है? ये बिल्कुल सही कह रही है, तो रिवर्सिबल होता है, लेकिन तो बहुत टाइम लगता है। टाइम इस सेंस में लगता है कि जिस चीज़ से ये कॉज हुई है उसको छोड़ने के बाद भी तकरीबन 5 से 6 साल लग जाते हैं। उसके बावजूद कि अगर ये बंदा वापस शुरू ना करता है, फिर उसकी मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेज होती हैं ताकि आपके जो जिंदगी भर करनी पड़ती है आई थिंक वो एक्सरसाइजेज, क्योंकि फाइब्रस को खत्म करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है और ये होता है, लेकिन इसकी मेन शर्त है कि आप प्रिवेंशन कर रहे हैं उसमें। ओके, थैंक यू सो मच। डॉक्टर हलीमा से एक सवाल है बस कि जो गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स हैं, हमें खवातीन को बताना है ऐसे कौन से सिम्टम्स या साइंस हों जिसके बाद वो किसी डॉक्टर से, किसी मेडिकल कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करें। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं घर में, उसको अहमियत नहीं देते। ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसमें हमें एक एक करके हम हर कैंसर को इसमें देख लेते हैं। जो ओवेरियन कैंसर है उसके सिम्टम्स आमतौर पे नहीं पता चलते, और वो चूंकि छुपा हुआ ऑर्गन है तो उसमें अगर ब्लोटमेंट हो, बहुत ज़्यादा पेट में गैस भरी हुई महसूस हो, वज़न अचानक कम होने लगे, पेट अचानक फूलने लगे, तो फ़ौरन दिखाना चाहिए। ये है ओवेरियन कैंसर के लिए। लेकिन फिर भी हाईएस्ट पॉसिबल डेवलप्ड वर्ल्ड में भी ओवेरियन जो कैंसर है वो लेट स्टेज में ही पता चलता है, बिकॉज ऑफ दीज सिम्टम्स विच आर वेग। हर कोई उसको गैस का दर्द समझ के एंटासिड्स वगैरह खाता रहता है। दूसरा आ गया सीए सर्विक्स कैंसर। जो सर्विक्स है या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, उसमें एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज, पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग, खावंद और बीवी के जिस्मानी ताल्लुक के बाद खून का आना, ये एक अहम सवाल है जो हम मरीज से कर सकते हैं इसमें। और अगर एक्सेसिव डिस्चार्ज है जो आम दवाएं लेने से नहीं हटता और उसमें बदबू आती है, जिसको हम सेप्रोफिटिक स्मेल कहते हैं, उसमें फ़ौरन उन्हें मरीज़ को डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। तीसरा कैंसर जो हम कहते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर, उसमें खून का ज़्यादा आ जाना, ख़ास तौर पे माहवारी जब एक बार बंद हो जाए, जिसको हम मीनोपॉज कहते हैं, पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग हो, यानी कि एक बार खातून का माहवारी का निज़ाम बंद हो गया, उसके बाद चाहे धब्बा भी आए उसको फ़ौरन अल्ट्रासाउंड करके अपनी उनकी जो यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियल थिकनेस कहते हैं, उसका पता चलाएं और उसको फ़ौरन एंडोमेट्रियल बायोप्सी कर ली जाए तो भी ये पता चल जाता है। तो बहुत माहवारी के बाद लोग इग्नोर करती हैं हमारी खवातीन की, अगर स्पॉटिंग हो गई, एक ही बार आया था फिर तो हट गया। हाँ एग्जैक्टली, वो जो हमारे मिथ्स हैं कि इसको नहीं वो करना, इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये एक एक करके मैंने तीनों चारों जो कैंसर्स हैं, और बलबल पे इचिंग या वाइट लीजन, सामने का हिस्सा जो प्राइवेट पार्ट है औरत का, उसमें अगर सफ़ेद रंग, जिल्द में कोई तब्दीली आ रही है, सफ़ेद रंग हो रहा है, अल्सर हो रहा है, बार बार इचिंग हो रही है स्किन पे, तो भी उस एरिया को एग्जामिन कराना और उसको बायोप्सी कराना बेहतर होगा या डॉक्टर को दिखाना बेहतर होगा। थैंक यू। मैडम, इसमें एक जो अमेरिकन सोसाइटी ने बताया कि उन्होंने जो वहाँ खवातीन को HPV जो वैक्सीन लगाई, तो जो उसमें सर्विकल कैंसर का 65% रिडक्शन आई। क्या वो महंगी है, यहाँ अवेलेबल नहीं है या लगाई नहीं जाती? बहुत महंगी भी है, अवेलेबल भी नहीं है। जब हमने अवेलेबल कराई तो लोगों ने यूज़ ना की, हमें GSK से भी ताने मिले, और वो बहरहाल वो अपनी वैक्सीनेशन उन्होंने उसके बाद कभी नहीं लाई। अच्छा। अब जपाइगो कोशिश कर रहा है हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलके, हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेन चल रही है। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अगले 1 से 1.5 साल में हम जपाइगो के ताउन से ले आएंगे पाकिस्तान में ये वैक्सीन, और ये EPI में शामिल होगी। वैसे तो बहुत महंगी वैक्सीन है, लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह करे जैसे बाकी वैक्सीन फ्री मिल रही हैं तो ये मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को। लेकिन हमारे यहाँ फ्री वैक्सीन को लोग ये नहीं समझते, वो समझते बस ये फ्री है तो ये पता नहीं ठीक नहीं है। उस वैक्सीनेशन, अब ये जो कोविड वैक्सीन भी हमें लगी, इसके पीछे कितने टैक्स पेयर का पैसा है, या किसी हुकूमती इदारे का या किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पैसा है। उस वैक्सीनेशन बनने का पैसा तो ख़त्म नहीं हुआ, वो तो बहुत महंगे तरीके से बनती हैं, उसकी सिरिंजेस बहुत महंगी होती हैं, उसको लगाने का टेक्निक होता है। तो ये वैक्सीनेशन, महंगी वैक्सीन जो होती हैं, अल्लाह करे पाकिस्तान में चाहे NGO के थ्रू वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए लोगों को, लेकिन अभी तक तो अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसका बहुत प्रिवेंटिव असर है, ना सिर्फ कैंसर सर्विक्स पे बल्कि वल्वल, एनोरेक्टल,
कैंसर्स पे भी इसका बहुत प्रिवेंटिव रोल है। ओके डॉक्टर मारिया, ये मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका में 33% रिडक्शन हुई है जो कैंसर केसेस में, और हमारे जो मतलब कि हम लोग बढ़ ही रहे हैं कि आया सिर्फ ये जो कसूर है आवाम का है या उसमें मैनेजमेंट में गवर्नमेंट का जो एक रोल है कि मतलब कि हम बढ़ते जा रहे हैं, डायबिटीज में भी, पॉपुलेशन में भी, पोलियो फ्री भी नहीं है। इसलिए मेन रीज़न एक तो ये है कि हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम और प्राइमरी केयर सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर किसी भी खातून को छाती में कोई गुठली महसूस होती है तो वो ये सोचते सोचते कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, किसी को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, वो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, अगर उसने गाड़ी किराए पे लेनी है, किसी डॉक्टर के पास जाना है, किसी शहर जाना है, तो उस तक पहुँचते पहुँचते और प्लान करते करते वो जो अर्ली स्टेज है वो आके गुजर चुका होता है। रिडक्शन इन नंबर्स उस वक्त पॉसिबल हो सकती है कि जब हमारे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अमेरिका में और वेस्ट में उन्होंने इसको हाईलाइट किया कि अगर ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत कॉमन कैंसर है, स्पेशली फॉर विमेन, इनमें बहुत ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंसर डेथ्स इन विमेन आर बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो उसको रिड्यूस करने का तरीका ये है कि जल्दी डायग्नोज हो जाए, पहले पता चल जाए। उसका तरीका ये है कि नॉर्मल लोगों की स्क्रीनिंग की जाए। स्क्रीनिंग के अपने क्राइटेरिया होते हैं, हर कैंसर की स्क्रीनिंग के क्राइटेरिया होते हैं। उसे इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, हर एक के लिए अफोर्डेबल होना चाहिए, हर जगह मौजूद होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि जी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जेपीएमसी में मैमोग्राम फ्री है, लेकिन एक मैमोग्राम कराने के लिए कितने लोगों को कितने दिन की डेट मिलती है, कितना ज़्यादा यहाँ पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में रश है। किसी ने अगर इंटीरियर सिंध से बलूचिस्तान से आना है मैमोग्राम करवाने के लिए तो उसको कितने हर्डल्स मिलेंगे। वो एक दफ़ा तो आ जाएंगे, वो सेकंड टाइम आएंगे या नहीं आएंगे। तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स की कॉस्ट इफेक्टिवनेस और अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज, ये सबसे मेजर इशू है, जो हिंड्रेंस है, जो ब्लॉक है, क्योंकि इसका होना बहुत फ़ायदेमंद है। जाहिर है कि अगर आप 100 औरतों का मेमोग्राम कर रहे हैं और उसमें से 5 औरतें ऐसी हैं कि जिनका बिल्कुल अर्ली स्टेज में अभी शुरू हुआ है कैंसर और उस मेमोग्राम ने पिक कर लिया और उसका उसी वक्त ट्रीटमेंट हो गया, तो ना उसमें बड़ा ऑपरेशन होगा, ना छाती निकालनी पड़ेगी, ना कोई कीमो की ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है रेडिएशन की ज़रूरत पड़े, हो सकता है कि उसके बाद सिर्फ टैबलेट्स लेनी पड़े छोटे से ऑपरेशन के बाद। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, बिल्कुल, सर्वाइवल बढ़ जाता है। जितना जल्दी डायग्नोज होगा उतना अच्छा क्योर रेट होगा, उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी क्योर करने की, और मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी को कम कर सकेंगे हम। बस हम वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो हमारे पास 10 मिनट है। अगर हमारी ऑडियंस को एक सवाल करना चाहे हमारे पैनलिस्ट से, कोई ऐसा सवाल हो जो आप लोग पूछना चाहें, तो प्लीज़ आप अपनी सीट्स पे हाथ रेज कीजिएगा और आप क्वेश्चन कर सकते हैं जिस भी पैनल से करना चाहें। तो प्लीज अगर आप लोग वहाँ माइक दे दें उनको, माइक दे दें उनको। आप इंट्रोडक्शन भी करा देना अपना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है निहाल फारूक। मेरा सवाल है रज़ाक डोगर साहब से है कि हेड एंड नेक के बोला जा रहा है कि पान गुटखा वगैरह ये इसका इशू है, लेकिन अभी जो केसेस आए हैं हमारे पास, कुछ केसेस आए वो डेंटल डिपार्टमेंट की गफलत की वजह से आए। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत कॉमन सवाल है ये कि दांत डेंटल निकलवाया डिपार्टमेंट में दांत निकालाया या ऐसा कुछ इनको लगा, उसका बहुत ज़्यादा केसेस ये बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में जो डेंटल के बाद जो पेशेंट जाते हैं वो जाते भी वो लोग हैं जो SNF वाले पेशेंट होते हैं, जिनकी माउथ ओपनिंग बहुत लिमिटेशन होती है, और उनका मिकोजा, चीका मिकोजा, एलुलस जो मिकोजा होता है वो सारा फाइब्रोज होता है। फाइब्रोज होने की वजह से जैसे वो टूथ निकालते हैं तो उसकी वजह से वो ग्रेनुलेशन टिश्यू बनना शुरू होते हैं, वो हील नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से उनकी बात नहीं। डेंटिस्ट तो दांत हर रोज मेरे ख्याल दिन में कोई 8, 10, 15 निकालता होगा, लेकिन कैंसर क्या वजह है कि 1 या 2 को होता है। तो इसका मतलब है वो जो पेशेंट जो आ रहे हैं उनके बाद जो डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं उनको पेरी मैलिग्नेंट कंडीशंस है। अब उसमें
फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो कुछ डेंटिस्ट ऐसे हैं जो कि पहले से वो डायग्नोज कर लेते हैं, तो वो वापस वो ENT वगैरह भेजते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जैसे कहते हैं कि नहीं कोई मसला नहीं है, हम निकाल देते हैं दांत, शायद आपको जो तकलीफ है वो दांत की वजह से, लेकिन डेफिनेटली जब उसकी हीलिंग प्रोसेस होता है तो वो इतनी अच्छी नहीं होती है और वो आस्ते आस्ते कन्वर्ट हो जाता है मैलिग्नेंसी के अंदर और वो चला जाता है। तो इसलिए उसका रेशियो तकरीबन 3 से 4% है। हमारे पास भी पेशेंट आते हैं और डेंटल OPD के अंदर भी जाते हैं, तो उनकी मेन फोकस ये होता है कि जब भी पेशेंट निकालते हैं तो या तो उनको SMF होता है और या उस पेशेंट को उस जगह पे नस्वार पान रखिए वो ले रहे, तो वो एरिया सारा उनका फाइब्रोस होने की वजह से पेरीमेलिग्नेंट कंडीशन में चला जाता है। तो बेसिकली ये है कि जो इस तरह के कॉजेटिव एजेंट्स वो यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद वो कोई डेंटल प्रोसीजर करा रहे हैं, तो उसके बाद जो पोस्ट प्रोसीजर केयर है वो भी सही नहीं हो पा रही, तो वो रीज़न आई थिंक बनता है कि उससे इन्फेक्शन, उससे कहते हैं कि हाँ कैंसर, वो एक चीज़ होती है कि वो सुपर इम्पोज हो जाती है। किसी और का सवाल हमारी ऑडियंस में से? माइक बेटा प्लीज़ पास करो। को बता दें कि कौन कौन से कैंसर्स के अंदर स्क्रीनिंग हो सकती है। सुबह से सिर्फ बातें 2 चीज़ों की चल रही थी, एक ब्रेस्ट और दूसरा प्रोस्टेट। दूसरे भी कुछ ट्यूमर्स हैं जिनके अंदर स्क्रीनिंग हो सकती है और जिसके क्योंकि ये टोटल हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, अगर वो ट्यूमर जो हम स्क्रीन कर सकते हैं जैसे सर्वाइकल है, ब्रेस्ट है, इवन कोलोरेक्टल भी है जिसको हमने जो है वो किया हुआ है, तो उनके अंदर अमूमन सर्जन्स बता दें कि कब और कब जो है उनमें जो है एंडोस्कोपी की जाए और उनको देखा जाए। ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग का जो जनरल प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव नहीं है तो 40 इयर्स के बाद मैमोग्राम के डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। मैमोग्राम 40 इयर्स के बाद ईयरली भी लोग एडवाइस करते हैं, 3 ईयरली भी एडवाइस करते हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो 35 इयर्स के बाद स्क्रीनिंग मैमोग्राम स्टार्ट करने को एडवाइस किया जाता है। ऑल्दो 35 ईयर ओल्ड ब्रेस्ट में मैमोग्राम के रिजल्ट बहुत परफेक्ट नहीं होते, तो उसको उसके साथ एसोसिएटेड एक अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है जस्ट टू ऑगमेंट द फाइंडिंग्स। कोलोरेक्टल कैंसर्स में जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है इट इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल। उसकी कंट्रोवर्सी के कॉजेज ये हैं कि आप एक 50 ईयर ओल्ड पॉपुलेशन विच इज़ ओल्डर देन 50 ईयर ओल्ड, उनको आप ये एडवाइस करें कि आप अपनी एक कोलोनोस्कोपी करवा लें, स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी करवा लें। ये बहुत ज़्यादा रिसोर्स ऑक्यूपाइंग आइडिया है। फिर अब जैसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, इसमें 50 ईयर से ओल्डर एक लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है। सपोज करें कि 1 करोड़ लोग होंगे या 2 करोड़ लोग होंगे, आप 1 करोड़ लोगों को ये एडवाइस कर दें कि आप हर 5 साल पे या 3 साल पे एक कोलोनोस्कोपी कर दें। कोलोनोस्कोपी करना आसान काम नहीं है, उसके लिए आपको एंडोस्कोपिस्ट चाहिए हैं, उसके लिए आपको वो सिस्टम चाहिए जहाँ पे वो ट्रेन हो, उसके लिए आपको वो सिस्टम चाहिए जहाँ पे वो एंडोस्कोप्स मौजूद हों, वो डिपार्टमेंट्स मौजूद हों जो स्क्रीनिंग करते हों, क्योंकि स्क्रीनिंग में इट पिक्स अप गुड नंबर ऑफ अर्ली कैंसर्स। लेकिन एक 100 पीपल की अगर स्क्रीनिंग हो रही है और उसमें से कोलोनोस्कोपी हो रही है और उसमें से 5 का पॉजिटिव आ रहा है, तो 95 कोलोनोस्कोपीज बिल्कुल नेगेटिव आ रही हैं। तो 95 नॉर्मल कोलोनोस्कोपीज करना इज वेरी 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 एग्जॉस्टिंग ऑन द सिस्टम। इसके डिफरेंट ऑल्टरनेट निकाले गए, फीकल अकल्ड ब्लड टेस्टिंग स्टार्ट की गई कि अगर तो स्टूल सैंपल्स दिए जाएं और उसके अंदर अकल्ड ब्लड मौजूद हो उन सैंपल्स में, तो इट कैन ऑल्सो पिक अप। अब डिफरेंट स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स के प्रोज एंड कॉन्स हैं, फ़ायदे नुकसान आते हैं। फीकल अकल्ड ब्लड का जो पिकअप रेट है वो ऑब्वियसली कोलोनोस्कोपी से कम है, लेकिन ये ईजियर टू डू है, मोर अफोर्डेबल है, मोर अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली एक स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि हर कोई करवा सकता है, इजी अफोर्डेबल है
और हर जगह किसी भी लैब से हो सकता है, तो वो करवाना आप या मैं पसंद करेंगे बजाय इसके कि एक ऐसा टेस्ट हो कि जिसके लिए हमें जी 4 हफ्ते की डेट लेनी पड़े, 3 दिन उससे पहले कोलोन को प्रिपेयर करना पड़े, फिर उसके बाद कोलोनोस्कोपी हो, डिस्कम्फर्ट हो, और हम घबराते हैं कि कैमरे वाला टेस्ट होगा, पता नहीं उसमें क्या निकलेगा, क्या हो जाएगा, और वो उसके बाद हम पोस्ट एंडोस्कोपी जो डिस्कम्फर्ट है उसको कंटिन्यू करें, और हमें ये आइडिया हो कि जी 95% ऑफ द टाइम वो नॉर्मल आएगा। तो ऑब्वियसली उस टेस्ट को करवाना आसान है कि जो अफोर्डेबल है और जो हर जगह अवेलेबल है, बजाय इसके कि एक लार्जर टेस्ट किया जाए। तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स के शॉर्ट जो हमारे पास ऑफ कोर्स जो पॉपुलेशन आ रही है वो फंड्स नहीं है उनके पास, ये रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, तो ऑफ कोर्स कोई ऐसा इजी वे आउट हो कि हम इजीली जैसा आपने बताया कि अवेल कर सकते हैं। और किसी का कोई सवाल? Assalamualaikum. I am Dr. Uzma and I am practicing as a consultant at CyberKnife Tomotherapy. Regarding today's day, Together Against We Can Beat the Cancer, I have a question. काफ़ी सारे डिसिप्लिन्स यहाँ पे हैं, सो आई जस्ट वांट टू नो कि हेड एंड नेक के पेशेंट की, जैसा कि आप सबको पता है कि वो अर्ली मल्टीप्लाई होते हैं एंड टाइमली मैनेजमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो इज़ देयर एनी प्लेटफॉर्म कि हम सर्जन एंड ऑन्कोलॉजिस्ट एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट दे डिस्कस द पेशेंट टुगेदर एंड दे बुक द पेशेंट अकॉर्डिंगली, बिकॉज फॉर हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट स्पेशली दिस इज़ रिकमेंडेड कि बिफोर सर्जरी पेशेंट के लिए पूरा एक प्लान डिस्कस होना चाहिए कि when the patient will get radiation in case it is needed and when the patient will get adjuvant chemotherapy. So if there is any such platform, do let us know so that we can attend it too. And हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होना पड़ता है कि पेशेंट की ऑन टाइम ट्रीटमेंट नहीं हो रही, जल्दी कर लीजिए, एंड दो इट इज़ नॉट पॉसिबल। थैंक यू। जी मैडम, थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये अच्छा बात ये कि जैसे आप लोग भी जानते हैं मैडम, आयशा मैडम, रायला, आप लोग जानते हो, हम लोगों का ट्यूमर बोर्ड जो बहुत तकरीबन 4-5 साल पहले भी चल रहा था, काफ़ी अच्छा भी चल रहा था, और अभी भी शुरू किया है। आप लोगों ने भी दावत दी हुई थी, लेकिन इकबाल भाई आए थे, उसकी बात नहीं आए आप। तो ये प्लेटफॉर्म हमने जनरेट किया है, बनाया है, जिसमें ऑन्कोलॉजिस्ट भी, आप लोग भी हैं, पैथोलॉजिस्ट भी आते हैं मैडम हमारे पास, और प्लास्टिक सर्जन भी है, मैक्सिलोफेशियल भी हैं। तो हम उसमें बैठ के ये तो डिसाइड करते हैं जो पेशेंट आ गया फॉर एग्जांपल एडवांस केसेस के, या उन पेशेंट को हम जल्दी इनरोल करते हैं, सर्जरी के लिए उनको तैयार करते हैं, फिर आप लोगों की बात हम भेजते हैं। तो ये हमने कोशिश की और चल भी रही है हमारी कोशिश, क्योंकि जब ये चीज़ नहीं हो रही थी तो पेशेंट बेचारा बहुत खवार हो रहा था। हम लोग कभी आप लोग ये भेज देते कि इनऑपरेबल ट्यूमर है, आप लोग जाके कीमो रेडिएशन देते हो, फिर आप लोग लिख के भेज देते हैं कि सर्जिकल एक्सीजन बताएं ऐसा कैसे है, फिर हम प्लास्टिक वालों के पास भेज देते हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है, फिर तो मैक्सिलोफेशियल के पास चला जाता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी कोलैबोरेशन से प्लेटफॉर्म तो मौजूद है, और हम कोशिश करते हैं कि हर 15 दिन के अंदर या 3 हफ्ते के अंदर वो ट्यूमर बोर्ड होता है, कभी हमारे पास होता है ENT के पास, कभी मैक्सिलोफेशियल में होता है, और पेशेंट डिस्कस करते हैं, उनका रिकॉर्ड होता है, उनको समझाते हैं कि आपका इस वजह से प्रोसीजर नहीं हो पा रहा, ये हर्डल्स हैं, और अगर कीमो नहीं हो रही है तो इस वजह से, और इसके ऊपर काम कर भी रहे हैं, और इंशाल्लाह मजीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे आप सबके साथ मिलकर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर रज़ाक। किसी और का कोई सवाल, ताकि मैं फिर इसके बाद क्विज पे जाऊंगी, बिकॉज अभी हमारे पास टाइम भी काफ़ी कम है। किसी और का कोई सवाल है तो प्लीज़ हाथ रेज करें। तो क्या ये चीज़ सच है, मतलब कभी ख़त्म नहीं हो सकता हमेशा के लिए अगर ट्रीट भी कर लें तो? डॉक्टर उस्मान या डॉक्टर जवाब देंगे। कैंसर खत्म होके रिकरेंस क्यों होती है, वापस पलट के आ जाता है? ये अक्सर जो है ना, उसमें अगर एडवांस स्टेज है तो उसमें तो बहुत मुश्किल चीज़ें होती हैं, लेकिन अर्ली स्टेज में काफ़ी सारी कैंसर्स अब इस ज़माने में ट्रीटेबल हैं। नॉट एवरी, लेकिन काफ़ी सारी कैंसर्स। सर डॉक्टर अहमद खान प्लीज आप। हाँ, ये देखें, ये तो डिपेंड करता है, पहले नंबर पे तो ये है कि कितना अच्छा ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद कितना अच्छा फॉलोअप हुआ। अगर अच्छा ट्रीटमेंट हो के एक प्रॉपर फॉलोअप होता है और उसके बाद आप कहीं पे रिकरेंस नोट करते हैं और अर्ली स्टेज में फिर पता चल जाता है चीज़ एक डेवलप हो रही है, तो वो ट्रीट हो सकती है। बाकी जो डॉक्टर घनश्याम ने जिस तरह बताया कि हमारे यहाँ मोस्टली एडवांस स्टेज डिजीज़ होती है,
उसमें जो ट्रीटमेंट हम अपने एंड पे मैक्सिमम कोशिश करते हैं, बाज़-औक़ात फॉर द टाइम बीइंग डिजीज़ जो है वो सप्रेस हो जाती है, हमारे लिए डिटेक्टेबल नहीं होती, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मौजूद होती है और वो कुछ अर्से के बाद रिकर कर जाती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो प्रॉपरली पहले ट्रीट ही नहीं हुई थी और इस वजह से 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, या जैसे हेड एंड नेक में बड़ा कॉमन है लिम्फ नोड आपने 20 निकाले और उस वक्त आपने उसको रेडिएट भी कर दिया, कीमो भी दे दी और उसके बाद 3 महीने के बाद एक नया लिम्फ नोड आ गया। वो प्रॉबेबली लिम्फ नोड पहले भी मौजूद था, लेकिन वो लिम्फ नोड उस वक्त निकाला नहीं गया या वो उस वक्त डिटेक्टेबल नहीं था, इतना साइज माइक्रोस्कोपिक लेवल पे था। इसलिए ये डिफ्रेंशिएट करना कि ये रिकरेंस है या ये इनिशियल ट्रीटमेंट की फेलियर है, ये चीज़ जो है ये इस पे डिपेंड करेगा। मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी। हमारा जो हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, आई एम टॉकिंग अबाउट द डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री। सो जब बायोप्सी के सैंपल्स हमारे पास आते हैं तो उसके स्लाइड्स एंड ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। एक तो फिजिकल सैंपल होता है, वो भी 6 मंथ्स तक हम प्रिजर्व करते हैं। स्लाइड्स एंड ब्लॉक्स हमारे पास 10 ईयर्स तक रहते हैं। सो इसलिए मैं अपना इनपुट इसमें ज़्यादा अच्छा दे पाऊँगी कि जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कभी कभी 2 साल 3 साल के बाद भी आ रहे होते हैं, और ये जो बच्ची ने सवाल पूछा रिकरेंस के साथ, सो जो हमने जब क्वेश्चनिंग करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, तो जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो रीज़न डॉक्टर हलीमा हमें पता चला वो ये था कि कुछ सर्जरी जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है डॉक्टर सायमा, और सर्जरी हो गई, और सर्जरी के बाद जब डॉक्टर उनको एडवाइस कर रहे होते हैं कीमो या रेडियोथेरेपी, तो वो उसके साइकिल्स पूरे नहीं कर रहे होते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर ब्रेस्ट रिमूव कर दिया है, मैस्टेक्टमी हो गई है और 2 या 3 साइकिल कीमो या रेडियो व्हाटएवर द सर्कमस्टांसेस उन्होंने ले लिए हैं, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो वो परफेक्टली सही है और अब उनको नहीं होगा। तो जो हमारे पास जो पेशेंट्स आए, जो डेटा हमारे पास है, वो लोग ज़्यादा थे। एक तो ऑफ कोर्स अगर ट्रीटमेंट इनिशियल प्रॉपर नहीं हुआ, जैसे कि मैडम ने कहा कि अगर पेशेंट्स हमारे पास सर्जरी करके आते हैं, आधी निकाला हुआ है कैंसर ट्यूमर, आधे बचे हुए रेमिनेंट्स, एक तो वो, लेकिन उससे ज़्यादा जो केसेस हमारे पास वो आते हैं जो सर्जरी के बाद उन्होंने रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के साइकिल्स पूरे नहीं किए होते, ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं किया था। मैं यहाँ ऐड करूँगी एक बात मैं इसमें डाल दूं, एक बात अभी जैसे आपने मुझे इजाज़त देंगे आप? एक इजाज़त मुझे चाहिए बस। सबसे अहम कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे पेरिफेरी में, मैं अपना जना के नहीं जिक्र करी, ऑपरेशन हो जाता है अच्छा खासा पैसों से और बायोप्सी करवाई नहीं जाती, या बायोप्सी का सैंपल रिश्तेदार फेंक देते हैं। इतना बड़ा एक मैंने केस किया, पेशेंट आईसीयू चली गई, मैं 3 दिन वो उसको आईसीयू में फॉलो करती रही। जब वो वापस लौटी मैंने फिर पूछा आप कैसी हैं, ये वो, इतना बड़ा सार्कोमा था कि मैं ठीक ठाक तनख्वाह हलाल होने वाली सर्जरी थी ना वो उसी दिन। और जब वो पेशेंट लौटी मैंने कहा उनकी अम्मी बुलाएं, वो कहाँ गया सैंपल, वो सैंपल वो बताए ना, उसका खाबन बताए ना, वो जी हमने दफन कर दिया कि जिस्म की चीज़ थी उसको क्या दिक्कत, मतलब क्या क्या मिथ्स हैं। अब वो कब आएगी, वो क्या होगा, वो अल्लाह को ही पता है। हमें तो ये भी नहीं पता वो सार्कोमा था कि फाइब्रोमा था कि मेनिंजियोमा था कि एपिथेलियोमा था। तो ये भी एक बहुत अहम चीज़ है। प्लीज़ इस मैसेज को फैलाएं कि अगर किसी भी चीज़ का ऑपरेशन हो रहा है उसकी बायोप्सी होनी चाहिए और बायोप्सी के हिसाब से ट्रीटमेंट होनी चाहिए। आई एम सॉरी रज़ाक, प्लीज़ कैरी ऑन। मुझे एक सवाल इसी से रिलेटेड है, बायोप्सी करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, क्योंकि हमारी 60-70% आवाम ये कहती है कि अगर छुरी लग गई तो फिर कैंसर तो बहुत तेजी से फैल जाएगा। मैंने पहले कह दिया कि बायोप्सी जरूर होनी चाहिए, उसी से ही डिटेक्ट होगा। बायोप्सी करवा जो भी टिश्यू निकले जरूरी है। जी डॉक्टर। अब उसमें अब ये चीज़ है कि ट्यूमर वापस आ जाए, उसमें 3 फैक्टर है। अब डॉक्टर फैक्टर है, पेशेंट फैक्टर है, सोसाइटी फैक्टर है। अब डॉक्टर उसको क्या बताता है और डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ क्या है। अब जैसे तो मैडम ने भी कहा था और घनश्याम साहब ने भी कहा था कि एक टीम होनी चाहिए, ऑन्कोलॉजिकल सर्जिकल एक्सक्यूजन ऑफ द ट्यूमर। जब हम ट्यूमर कंप्लीट निकालेंगे विद तो नेगेटिव मार्जिन और प्रॉपर लिम्फ नोड के साथ, उसके बाद पेशेंट को हम एजुकेट करते हैं कि अब ये सर्जरी हो गई, सर्जरी के बाद आपने कीमो रेडिएशन वाले के पास जाना है और वहाँ अपने इलाज करवाना है। जब पेशेंट जाता है, इलाज करवाता है, उसके बाद जो परेशानियाँ उसको उठानी पड़ती हैं वो भी हमारा फ़र्ज़ बनता है और ऑन्कोलॉजिस्ट का बनता है कि उसको बताएं। उसके बाद जो सोसाइटी फैक्टर होता है वो क्या करते हैं, फाइनेंशियली वो कितना बेयर कर सकता है,
वो आया जाके तो डॉक्टर के लिए बैठ सकता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसी होती है, जब वो घर में चला जाता है उसके साथ जो पेन हो रहा होता है या तकलीफ हो रही होती है उसको कैसे बेयर करते हैं, उसके फैमिली वाले उसको कैसे सपोर्ट करते हैं, हमारे माशरे का बिहेवियर कैसा होता है उसके साथ। तो ये सब फैक्टर जब मिल जाते हैं तो फिर जाके एक अच्छी सर्जरी, अच्छी कीमो रेडिएशन के बाद पेशेंट अपनी नॉर्मल आता लाइफ में आता। अगर ये चीज़ें में खुदा ना तो कोई भी चीज़ मिस हो जाए मेरे ख्याल में तो रिकरेंस के चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और पेशेंट जो है वो उसमें तो निगलेक्ट होता है। ये सब फैक्टर जो कि हम सबने मिलकर करने हैं। डॉक्टर फातिमा, माइक बेटा। Assalamu alaikum. Dr. Fatma here. I'm a consultant radiation oncologist at CyberKnife and Tomotherapy. First of all, I want to thank you all the panelists for such a thoughtful talk. I just want to add one comment. हमारे जो टारगेट है आज की वो नॉर्मल पॉपुलेशन है और उसमें हम ये कह रहे हैं कि अर्ली डिटेक्शन इज़ द की। स्क्रीनिंग का बहुत रोल है, वर्ल्ड वाइड तो स्क्रीनिंग का रोल है। मेरा जो ट्रांजिशन है वो इस फेज से हुआ है कि मैंने 6 साल AQH में काम करके अब 1 साल JPMC में काम किया है। उस 1 साल में जो लर्निंग हुई है उस 6 साल में नहीं हुई थी, क्योंकि जो यहाँ आवाम आ रही है ना वो आ रही है जो स्क्रीनिंग तो बहुत दूर की बात, वो कैंसर जब हो जाता है उसको भी नहीं ट्रीट कराते, वो इतने बड़े बड़े ट्यूमर्स लेके आ रहे हैं। तो सिर्फ आज के लिए मैसेज है कि जब कोई भी जख्म आपको हो जाए, कोई अल्सर हो जाए, 2 हफ्ते में एंटीबायोटिक से ठीक ना हो, आप पहली फुर्सत में ऑन्कोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है वो तो स्क्रीनिंग नहीं करवाने वाली। हम अब खुद ऑन्कोलॉजिस्ट होके हम अपने मदर की मेमोग्राम नहीं करवा पा रहे होते, उनको कन्विंस ही नहीं कर पा रहे होते कि वो मेमो कराएं, तो हम बाकी पॉपुलेशन से तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो स्क्रीनिंग कराएंगी। अब जब एक बार हो गया है तो उसको अर्ली डिटेक्ट करके ट्रीट ही करवा लें। तो ये एक मैसेज है कि अब एक बार कोई लीजन हो जाए, 2 हफ्ते में एंटीबायोटिक से रिजॉल्व ना हो तो प्लीज़ कोई मोहल्ले के डॉक्टर्स के पास ना घूमें, किसी भी एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास चले जाएं तो कुछ भला हो जाएगा आपका और कुछ बेहतरी शायद हो जाए। वेरी नाइस कमेंट। बिल्कुल मैंने इनिशियली यही बात की थी कि हमें जो लड़ना है वो सिर्फ कैंसर के खिलाफ नहीं लड़ना, हमें अपने केयरलेस एटीट्यूड के खिलाफ भी लड़ना है, हमें उस डर के भी खिलाफ लड़ना है। और जो वाकई हमारा मोस्टली कैंसर ट्रीट नहीं हो पाते क्योंकि हम केयरलेसनेस भी होती है और कहीं ना कहीं डर और खौफ, और सॉरी टू से जो हमारे आसपास के लोग हैं वो हमें बड़ा मिसगाइड कर रहे होते हैं इस हवाले से कि अगर ये कराया तो ये हो जाएगा, सर्जरी कराई तो फलां पेशेंट नहीं बचा, हमारा ये रिश्तेदार नहीं बचा। ऐसा नहीं है, कैंसर इज़ क्योरेबल अगर उसको हम अर्ली डायग्नोज करें और उसको अर्ली ट्रीट करें। तो ये मिथ है कि अब अगर कैंसर हो गया तो उसके बाद ज़िंदगी ख़त्म। ये सारा सेशन कराने का मकसद ही यही था कि अगर खुदा ना खास्ता किसी की फैमिली में ऐसी कोई किसी को भी ऐसी अलामत होती हैं तो प्लीज़ अपने कंसर्न डॉक्टर के पास जाएं, चाहे वो गायनोकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो ब्रेस्ट सर्जन हो, चाहे वो फिजिशियन हो, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो। और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर गुलाम हैदर ने इनिशियली भी कही कि जो हम कैंसर होने के बाद जो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज पे चले जाते हैं कि हम उन बाबा के पास जाएंगे तो शायद सही हो जाएगा, हम उनसे दम दुरूद करा लेते हैं। हमारे 70% केसेस ऐसे हैं जो ख़राब ही इस वजह से हुए हैं क्योंकि वो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के पास चले गए, वहाँ से ट्रीट कराते रहे और वो वक्ती तौर पे तो वो चीज़ सबसाइड हुई, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो डिजीज़ वापस से कुछ ऐसी चीज़ें हैं मे बी उनके पास कि वो थोड़ा सा उसको दबा देते हैं, लेकिन वो बाद में प्रोग्रेशन के साथ मेटास्टैटिक यानी फैल जाने के साथ हमारे पास आई। और यही हमारा जो हमारी शरह अमवात है बढ़ती जा रही है, मॉर्बिडिटी बढ़ती जा रही है, क्योर ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि हमारा जो एक मोटिव है या जो हमारी सोच है वही गलत है। हमें अपनी सोच के खिलाफ भी लड़ना है, हमें पॉजिटिवली लेके चलना है और सही मौलिक से रुजू करना है अगर कोई भी ऐसा सिम्टम हो। अब हम जाते हैं Q&A की तरफ। क्विज है एक छोटा सा, अच्छा किसी और का सवाल है जी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साहिदा परवीन है, JPMC कॉलेज में हूँ। मेरा सवाल ब्लड कैंसर से रिलेटेड है। ऐसा है कि फैमिली में हिस्ट्री नहीं है आपकी ब्लड कैंसर से, आपने कोई टेस्ट कराया, अचानक आपको पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है, उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या उसके रीज़न हो सकते हैं? और एक और सवाल है कि मोबाइल कहते हैं ज़्यादा यूज़ करने से, उसकी रेजिस से, ये भी आपके लिए हार्मफुल है, वजह बन सकता है? अच्छा, पहला सवाल तो ये आपने पूछा कि ब्लड कैंसर क्यों होता है। ब्लड कैंसर की वजूहात का एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन कुछ वायरसेस से होता है और इसमें कोई
किसी सिगरेट या ऐसा की कोई एडिक्शन से नहीं होता। और दूसरा सवाल आपने ये बताया कि मोबाइल का कुछ ऐसे कुछ पुअर एविडेंस है कि मोबाइल से शायद ब्रेन ट्यूमर होता है, इस तरह का कोई, लेकिन कंफर्म नहीं है, आपको बताएगा। समाज तो कम हो सकती है मोबाइल सुनने से, लेकिन हम फिलहाल कैंसर का नहीं हो, तो इसलिए थोड़ा। हाँ, ये बहुत सारी मिथ भी है हमारे मुल्क में। मैं आई स्पेशलिस्ट भी हूँ, तो अक्सर जब बच्चों को टेस्ट कर रहे होते हैं और उनका नंबर निकल आता है तो पेरेंट्स उनको वही डांटते हैं कि आपको बोलता हूँ कि कंप्यूटर यूज ना करो, आपको मोबाइल यूज नहीं करो, और हमें बोलते हैं इनको समझाओ। कि हम ऐसे मुल्क में बहुत सारे मिथ हैं जो इनके इस्तेमाल से कोई वो आईसाइट भी कम नहीं होती। मैं पीएमए का भी हिस्सा हूँ, तो हम दुआ मांगते हैं कि इस मुल्क में हेल्थ केयर कमीशन भी मौजूद है, लेकिन हमारे पास क्विकरी भी अभी मौजूद है, हकीम भी ऐसे मौजूद हैं जो हर बीमारी का बोलते हैं इलाज हमारे पास मौजूद है। तो ये बहुत सारे मरीजों को खराब करने में उनका भी रोल है कि अगर उन पे कंट्रोल किया जाए तो हमारी कई बीमारियों से पब्लिक बच सकती है। अब हम क्विज की तरफ आए। आई होप सबके सवालात के जवाब उनको मिल गए होंगे। किसी और का सवाल है? जी प्लीज आप लोग बस 10 मिनट के लिए थोड़ी सी खामोशी रखिएगा। मेरा नाम अब्दुल हलीम है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग का मैं तालिब इल्म हूँ। मेरा सवाल ये था कि पोस्ट सर्जरी जब पेशेंट को रेफर करते हैं उनको की तरफ, तो क्या उसकी कोई स्पेशल ड्यूरेशन होती है कि उसमें उसको कीमो और रेडिएशन मिलनी चाहिए? क्योंकि जेपीएमसी में जो होता है वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट फ्लो डेट मिलती है उनको, तो उसके लेट होने से उस पेशेंट पे उस चीज़ पे कोई इफेक्ट होता है कि नहीं? दोबारा आप सवाल ये था कि जब पोस्ट सर्जरी पेशेंट को ऑन्कोलॉजी की तरफ रेफर करते हैं तो यहाँ तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट फ्लो उनको डेट दी जाती है। रेडिएशन की डेट बहुत लेट, तो रेडिएशन और कीमो अगर लेट हो जाए तो उसका कोई इफेक्ट होता है उसमें कि नहीं? जवाब देंगे इसका क्या होनी चाहिए रेडिएशन? मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसकी कोई स्पेशल ड्यूरेशन है कि उसको वो कीमो। डॉक्टर साहिबा इसका जवाब अगर आप जी इसका जवाब अगर मैं दे दूं कि जी बिल्कुल डॉक्टर जी प्लीज माइक प्लीज पास कीजिएगा। ओके तो जो टाइम ड्यूरेशन होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, कुछ ट्यूमर्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पर पैथोलॉजी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है ना, और हेड एंड नेक 6 वीक्स के अंदर अंदर आपकी रेडिएशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब जो मेजर बल्क होता है वो है ही हेड एंड नेक का। अब इसको कैसे फिल्टर किया जाए कि हम किसको पहले डेट दें और किसको पहले डेट ना दें? तो जेपीएमसी में हमारे पास 3 जगहें हैं जहाँ पे रेडिएशन हो रही है। एक टोमोथेरेपी में हो रही है, एक एटॉमिक एनर्जी में हो रही है, एक कोबाल्ट में हो रही है। तो हम टोमो में वो पेशेंट्स नहीं लेते जो कि पैलिएटिव हो, हम सिर्फ क्यूरेटिव पेशेंट करते हैं क्योंकि एक ही मशीन है और जो प्रिसिजन वाली मशीन है। तो हम जो क्यूरेटिव पेशेंट है वो ले लेते हैं, पैलिएटिव हम कोबाल्ट में भेज देते हैं। सेकेंड बल्क जो एटॉमिक एनर्जी वो डील कर रहा है वो ब्रेस्ट भी करता है और हेड एंड नेक भी करता है। अगेन हम ब्रेस्ट नहीं कर रहे थे, अभी हमने कुछ % ऑफ पेशेंट स्टार्ट किए। अगर हम 50 पेशेंट कर रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 10% लाइक 5 पेशेंट वी ट्रीट ब्रेस्ट। तो हमने इस तरह कुछ डिवीजन रखा हुआ है कि पेशेंट्स को डेट मिल सके। और जहाँ तक ड्यूरेशन की बात है तो 6 वीक्स के अंदर अंदर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। दैट्स द रीज़न कि मैंने ये क्वेश्चन पुट किया था कि बिफोर सर्जरी पेशेंट को रेडिएशन के लिए बुक करवा लीजिए सो दैट 6 वीक्स के अंदर उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल, थैंक यू। आई होप सबके क्वेश्चन आंसर्स बस ओके ठीक है, हम क्विज की तरफ जाते हैं। और सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। हम सब यहाँ बैठे हैं और सर ने पहले जब शुरू हुआ था हमारा सेशन, सर ने तभी कहा था कि तकरीबन जो यहाँ पे बैठे हैं वो सारे के सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, किसी न किसी तरह से मेडिकल से रिलेटेड है। तो जागे हुओं को जगाने से बेहतर है कि हम वहाँ जाएं जहाँ हमें ज़रूरत है। हम मीडिया को क्यों इन्वॉल्व नहीं कर रहे? हम लोग ड्रामा ज़रूर देखते हैं, तो उन ड्रामों के बीच में हमने पोलियो बहुत देखा। हम आम बंदे को पता हाँ पोलियो के लिए काम हो रहा है, छोटी छोटी सी सबक के ज़रिए से हम उन छोटे अच्छे ड्रामे देखते हैं, ज़रूर हैं, सारे देखते हैं बैठ के, और वो तबका ज़्यादा ड्रामा देखता है जो गोली नहीं खरीद सकता। तो आप उनको वहाँ से अवेयरनेस दे दीजिए
उन जगहों को मीडिया को इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया का दौर है, अब तो हम परेशान ही नहीं हो सकते कि ये बात नहीं पहुंच रही। मैडम हलीमा ने बताया कि वैक्सीनेशन मौजूद थी, आज हमें मालूम हुआ कि इतने अरसे पहले एक वैक्सीनेशन मौजूद थी। पर अब ये बात अगर मीडिया के जरिए पहुंचे तो एक बार मैडम को कहना पड़ेगा और 100 से हजारों पूरी पब्लिक सुनेगी आराम से वो बात। तो मीडिया को इन्वॉल्व कर जाए, ये कैंसर भी जाएगा, हर चीज़ खत्म होती है हमारे यहाँ। मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। कोई और क्वेश्चन? देखो, Assalamualaikum. Is breast cancer occur in males? If occur, then what are the reasons? And what are the treatments? Can you repeat your question, beta? If breast cancer occur in males, then what are the reason and the treatment? रीजन और ट्रीटमेंट हमने बहुत दफा बात की है, लेकिन डॉक्टर मारिया एक छोटा कंसाइज सा। ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में पॉसिबल है? नहीं, मेल्स में मेल ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रही है ना आप? मेल ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात कर रही हैं? मेल ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से 5% प्रेवलेंस है मेल ब्रेस्ट कैंसर की। 95% आर इन women, लेकिन 5% आर इन men. Again, older age, more than 50 years, lump formation, कोई गुठली महसूस होनी शुरू हो, कोई जख्म बनना शुरू हो स्किन के ऊपर, चेस्ट वॉल के ऊपर कोई जख्म बनना शुरू हो, निपल का शेप चेंज होना शुरू हो जाए, दर्द होना शुरू हो जाए। यंगर एज में बहुत कम चांसेस होते हैं, ओल्डर एज में ये बढ़ते हैं। और इसका ट्रीटमेंट भी डायग्नोसिस उसी तरह होता है जैसे फीमेल ब्रेस्ट कैंसर का होता है। बहुत फैमिली में मेल ब्रेस्ट कैंसर अगर है तो उसमें हेरिडिटरी या फैमिली में रन करने के चांसेस कम हैं, लेकिन मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि मर्दों में अगर ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है तो वो उस फैमिली में कैरी नहीं कर सकता, वो कर सकता है, लेकिन उसके चांसेस कम हैं, परसेंटेज काफ़ी कम है। डायग्नोसिस उसका उसी तरह होता है, बायोप्सी होती है, उससे पहले अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राम एज रेलेवेंट जो भी होता है, फिर बायोप्सी होती है, फिर उसके बाद स्टेजिंग होती है कि ये सिर्फ इसी जगह पे महदूद है या ये बढ़ के किसी और जगह गया है। फिर उसके बाद प्लान होता है कि इसकी सर्जरी होगी और उसके बाद अगर कीमो की ज़रूरत है तो वो दिया जाएगा। और कीमो के जो रेडिएशन शुआएँ जो लगती हैं वो भी उन्हें दी जाएंगी। कीमो के ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं, ड्रग्स चेंज हो जाती हैं, रिस्पॉन्सेस क्योंकि उनके डिफरेंट होते हैं, लेकिन ओवरऑल जनरली ट्रीटमेंट प्लान उनका सेम ही रहता है। तो इस चीज़ को भी इग्नोर ना करें कि अगर मर्दों में कोई गुठली महसूस हो रही है 50 इयर्स से अबव हो तो मोर हाई रिस्क है, 50 इयर्स से बिलो है तो कम से कम वो चेक ज़रूर करा लें। अगर चेस्ट वॉल पे छाती के साइज़ में दोनों तरफ में फ़र्क महसूस हो रहा है या बढ़ना शुरू हो गया है या दर्द होना शुरू हो गया है या गुठली महसूस हो रही है या स्किन पे कोई ज़ख्म होना शुरू हो गया है तो वो ज़रूर दिखाएं ताकि उसको आगे चेक कराया जा सके। यंगर एज में बहुत कम होता है, ओल्डर एज में ज़्यादा होता है। थैंक यू डॉक्टर मारिया। और किसी का कोई सवाल? कुछ करा ले, चलें। ओके, कमिंग टू क्विज, क्वेश्चन आंसर्स वही सवाल जवाब हैं जो हमने यहाँ पर अभी पूरी हमारे अवेयरनेस सेशन में हमारे पैनल्स ने आपसे डिस्कस किया, आपको बताया। सबसे पहला सवाल तो ये, व्हाट इज द थीम ऑफ, एक मिनट, ये हमारे ऑन्कोलॉजी वाले जवाब नहीं देंगे, उनको आता है और जो डॉक्टर है वो जवाब नहीं देंगे। मैंने ये चीज़ पहले ही इनको बता दी थी, कोई ऑन्कोलॉजी का जो है हमारा जो आंसर नहीं देगा। अच्छा, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे? ENT की पीजी दे सकते हैं सर, ENT वाले दे सकते हैं, ENT वाले दे सकते हैं ठीक है। ओके, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2023? याद होगा, हाथ रेस करेंगे अपनी जगह। इन्होंने माइक यहाँ ले जाए, इन्होंने पहले हाथ उठाया।
पर्पल एंड ऑरेंज। दरवाजे पे खड़े हुए हैं। चले 2 लोग आंसर। हाँ हाँ, पर्पल एंड ऑरेंज। नहीं, आई एम आस्किंग थीम क्या है हमारी आपके पास? पर्पल। दैट्स अ कलर बेटा। मैसेज खत्म हो जाता है, कलर याद है। मैडम थीम ये है कि सिर्फ हमें अवेयरनेस देनी है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। अभी डॉक्टर हलीमा ने इनिशियली बताया था कि 2023 का थीम क्या है? क्लोज द गैप। क्लोज द केयर गैप। बिल्कुल, ये किसने बताया आंसर इनको? क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप, इसका मतलब क्या है डॉक्टर हलीमा? थोड़ा सा ओके। देखिए, जो उसकी केयर में जो गैप रह रहा है, हम सबका कोलैबोरेशन, वक्त से पहले उसको डिटेक्ट करना, तो मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स और एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो गैप आ रहा है केयर में, उसको कम कर दिया जाए। गैप क्या क्या आ रहा है? जल्दी डिटेक्ट नहीं हो रहा, लोग मिलके ट्रीट नहीं कर रहे, गलत जगह ट्रीट हो रहा है, तो उस गैप को क्लोज करने के लिए अवेयरनेस और ट्रेनिंग। और ये काम फैमिली से शुरू होगा, आपके अपने घर से शुरू होगा। अच्छा, केयर आपको अपने घर से शुरू करनी है। ये जवाब देने वाले अपने इंट्रोडक्शन भी करा ले, पता चले कि कौन से अस्सलाम वालेकुम। जेठाराम मेरा नाम है, मैं अभी बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट का हूँ कॉलेज ऑफ नर्सिंग से, और वैसे यहाँ पे स्टाफ नर्स की मेरी पोस्ट भी है। और सर के अहमद उस्मान साहब के साथ मैंने 5 साल काम भी किया ऑन्कोलॉजी वार्ड में। गुड। ओके, अच्छा, व्हाट आर द 2 मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल इन पाकिस्तान? सबको पता होगा। वो सबसे पीछे जाएं। मर्द हजरात से ये सवाल का जवाब हम लेंगे। ब्रेस्ट कैंसर एंड कोलन कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर एंड लंग कैंसर। ओरल कैंसर कह सकते हैं। सीए सर्विक्स भी बहुत कॉमन है, लेकिन चले आप इनको बिल्कुल प्राइज दे दीजिए। सही, सर्वाइकल कैंसर, सीए सर्विक्स और सीए ब्रेस्ट कैंसर, राइट? अच्छा, तीसरा सवाल है, व्हाट आर द 2 मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल इन पाकिस्तान? पाकिस्तान की बात कर रही हूँ मैं। माइक पे बात, खड़े हो जाए अपनी जगह से जिन्होंने। और हमारे स्टाफ अगर आंसर देंगे, हमारे स्टूडेंट्स जो पीछे बैठे हुए हैं, ये जो हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादातर मैं इनके लिए कह रही हूँ, अगर वो आंसर देंगे तो फिर हम शायद जज कर पाएंगे कि आप लोगों ने जो हमने यहाँ सेशन दिया और अवेयरनेस दी वो आपको समझ में भी आया। जी, इसका भी हम पहले प्रोस्टेट है और हेड एंड नेक है मेल में। प्रोस्टेट है ना? हेड एंड सही बताया आपने। सीए लंग भी बहुत कॉमन है, और हमारा प्रोस्टेट भी बहुत कॉमन है। ये तीनों ही नॉर्मली हमें ज्यादा मिल रहे हैं। बिल्कुल जवाब सही है आपका। अच्छा, व्हाट इज द एज ऑफ स्क्रीनिंग मैमोग्राम? पीछे जाइए। आफ्टर 40 years। सही है जवाब, बिल्कुल। ओके, अब मुझे बताएं, व्हाट इज द मोडालिटी ऑफ सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग? अभी हमने डिस्कस किया है। सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग कैसे होती है? मोडालिटीज बताएं। वो देखो उधर, हाँ, यहाँ ऑन योर राइट साइड। हाँ, दो। ओके, पैप स्मीयर। मैं फिर से कहूंगी, विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड फॉर लो रिसोर्स सेटिंग्स इज नॉट अ बैड आइडिया। पैप स्मीयर बेस्ट है। लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी अब गोल्ड स्टैंडर्ड है। लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी में सर्वाइकल स्मेयर भी हो जाता है और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी टेस्ट हो जाता है। उसी हमारे यहाँ क्या अवेलेबिलिटी है? यहाँ जनाब, हमारे यहाँ पैप स्मेयर और VIA, विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड, दोनों हैं। तो जवाब सही माने, ठीक है, इनाम दे दिया जाए। दे दिया जाए। अच्छा, व्हाट इज द मोडालिटी फॉर कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग? अभी हमने ये भी डिस्कस किया है। हमारे कैंसर डिपार्टमेंट के लोग आंसर नहीं देंगे, तो हाथ मत रेस करें। वो नहीं, आपने तो दे दिया आंसर ना? नहीं दिया। कोलोनोस्कोपी।
with biopsy. जी कोलोनोस्कोपी सही आंसर है? यस यस बिल्कुल, इनको जो फीकल नाम दे दीजिए, जवाब सही है। कॉमन, लेकिन इट इज गोल्ड स्टैंडर्ड। अच्छा मुझे ये बताइए मोस्ट कॉमन पीडियाट्रिक कैंसर कौन सा है? दो हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया, लेकिन आई थिंक हमारी सारी जो नर्सिंग स्टाफ है थोड़ा किसी को होपफुली पता हो आंसर। पीडियाट्रिक कैंसर कौन सा है मोस्ट कॉमन? ब्लड कैंसर। सॉरी, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल इनको प्लीज आपके पास करूं। अच्छा, नेम द कैंसर दैट अगर इन द बोन मैरो, इसी सवाल का ही वो है, ब्लड कैंसर या बोन मैरो का कैंसर को हम कहते क्या हैं? वो पीछे लुकीमिया। लुकीमिया। लुकीमिया जवाब सही है। अच्छा, हमारा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ कौन सा है? सबने वैसे ही बोल दिया है, कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा ऐसे किसी को। अच्छा मुझे बताइए, व्हाट आर द 2 प्रोटेक्टिव फैक्टर्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर? कोई दो, देखिए हमने अभी डिस्कस किया रिस्क फैक्टर्स, कौन सी प्रोटेक्टिव फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है? अब हाथ रेस करेंगे, कोई ऐसे जवाब नहीं देगा। आप जवाब दे चुके, जो दे चुके उसके अलावा जो हमारी पीछे बच्चियां बैठी हैं उनमें से कोई जवाब दे, कौन से प्रोटेक्टिव फैक्टर हैं जो ब्रेस्ट कैंसर से बचा सकते हैं? प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग, गुड। और एक और बताइए। अर्ली एग्जामिनेशन। कॉमन में ये है कि हम फिजिकली एक्टिव, एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट, अगर ये सब चीजें हो तो ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन कराती है। दे दीजिए, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, व्हाट आर द 3 मोस्ट कॉमन वेज? वो जिन्होंने अभी आंसर दिया है कहाँ है? वो उधर है, ओके वहां दे दो। उधर भी बेटा एक वहां भेज दो गिफ्ट्स के साथ, ताकि दोनों तरफ देते रहें। ओके, मुझे बताओ व्हाट आर द 3 कॉमन वेज टू ट्रीट कैंसर? कैंसर ट्रीट करने के लिए ये हमारे ऑन्कोलॉजी की प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप लोग को सब पता है, आप नहीं आंसर देंगे। पीछे से आंसर, वहां पर माइक लेके आओ, सबसे पीछे। कौन यहाँ? मैम बताइए। क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा मैम। 3 मोस्ट कॉमन वेज टू ट्रीट कैंसर। कीमोथेरेपी, रेडिएशन। सबने आंसर दे दिया। तीसरा सर्जरी, जवाब सही मान लेते, दे दीजिए। कीमोथेरेपी, रेडिएशन। कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन, करेक्ट आंसर। अच्छा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर कैंसर? बीच में स्टाफ से पूछिए बेटा। हेपेटाइटिस बी एंड सी। जोर से। हेपेटाइटिस बी एंड सी एंड अल्कोहल। हेपेटाइटिस बी एंड सी जो मोस्ट कॉमन है हमारे लिवर कैंसर और अल्कोहल, ठीक है। ओके, मोस्ट कॉमन मोडेलिटी ऑफ ब्रेस्ट स्क्रीनिंग। अभी हमने बताया था 3 तरीके से हम ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग करते हैं। क्या वो 3 तरीके कार थे या 2 भी आप लोग बता दे तो? So, well, it's a privilege to propose a vote of thanks, and I really acknowledge and appreciate the contribution of all those people who have really worked hard to make this event successful. I would like to thank all my respected panelists and the audience who have taken out time from their busy schedule and made this event very successful. And I'm not going for more discussion regarding this World Cancer Day because that has already been discussed thoroughly. But what I believe, and I'm hopeful that at the end of this event, you all have got the important information regarding early screening
early detection, the screening programs and the early detection of cancers and the treatment-related myths. So I think you all have got your answers, and you are going to spread all these words in public. And the one thing which I want to highlight at the moment is that the depression, which no one mentioned, but I think this is the most common thing that we see in patients that should be addressed in all cancer patients, and the moral support should be given to them. And as a physician, as a surgeon, as a staff, it is our duty to assess their depression and to send them to psychiatrists, because this is one of the important things that we have to address. And that's it. Thank you. And together we will fight and cure the cancer. Thank you. For certificate distribution, I would like to call upon Dr. Ahmed Usman sir. Please आप आइए और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए हमारे पैनलिस्ट और हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को भी आगे और मैं डॉक्टर गुलाम हैदर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी जो डॉक्टर अहमद उस्मान साहब को सर्टिफिकेट देंगे, प्लीज आइए। मेरा नाम डॉक्टर जयपाल छाबड़िया है। मैं CME हेड हूँ डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री में। आज जो ये एक वर्ल्ड कैंसर डे का प्रोग्राम हमने जिना के ऑडिटोरियम में किया है ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से मिलकर, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेशन था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो इंटरनेशनल डेज़ हैं इनको सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मुल्क में लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रिवेंशन पे काम नहीं है, इसलिए हमारी बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो इससे पहले हमने ब्रेस्ट कैंसर पे भी किया था, इससे पहले हमने डायबिटीज़ पे भी किया था। तो ये आज का जो सेशन हुआ जिसमें हमने ऑन्कोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और दूसरे ENT स्पेशलिस्ट, जनरल सर्जन सबको एक जगह बिठाया, क्योंकि कैंसर में तमाम डिफरेंट लोगों के पास जाते हैं। जनरल सर्जन के पास भी जाती है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी हो जाती है, और जो ऑन्कोलॉजिस्ट भी उसको डील कर। तो आज का ये सेशन था जो पब्लिक के लिए अवेयरनेस के लिए था कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में ब्रेस्ट कैंसर भी बढ़ रही है, सर्वाइकल कैंसर बढ़ रही है, ओरल कैंसर बढ़ रही है, जो मावा गुटखे का इस्तेमाल है उस पर भी कंट्रोल नहीं है। तो मैं समझता हूँ हमने लोगों को मालूमात देने के इसके ज़रिए कोशिश की है कि आने वाले दौर में हम कैंसर और दूसरी बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, और आने वाले भी दिनों में जो भी हेल्थ डेज होंगे हम इस तरह की अवेयरनेस सेशन और CMEs करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Do not forget to like the video, subscribe PTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नैयर जबीन है, जनरल मैनेजर हूँ मैं डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में। आज यहाँ पे 4 फरवरी के हवाले से दिन मुनक़िद किया गया JPMC में, जहाँ पे रिनाउंड कंसल्टेंट ने शिरकत की और यहाँ पे कैंसर की आगाही का एक बहुत अहम प्रोग्राम किया गया, जिसमें कैंसर की वजूहात किस वजह से होता है, क्या फैक्टर्स हैं जो कैंसर के बनने का सबब बन सकते हैं, कैसे हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं ताकि इलाज में फ़ायदा हो सके और प्रोग्नोसिस बेहतर से बेहतरीन हो सके। थैंक यू। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.